जेन्युइन ऑनर टू ऑनर बात कहीं नहीं हो रही है। आगे से झूठ बोल रहा है रियल्टर, उसको पकड़ना हमारा काम ही यही है। 2 हफ्ते पहले भाई मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने हमें $10 मिलियन दिए हैं। रियल एस्टेट की गलतियां कहाँ देखते हो? इनको चुभने वाले, इनको मिर्चें लग जाएंगी। सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं भैया, बचोगे नहीं आप। मैंने ही अपना ग्राफिक डिजाइनर निकाल दिया, कंटेंट राइटर निकाल दिया। भाई 0.89% लोग हैं ना, उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। 99.01% लोगों के पास नहीं होती। लिंक्डइन के औलादे मत बनो। इलॉन मस्क का भी कोच है, बहुत जल्दी खत्म होने दिख नहीं रही है। नहीं दिख रही अब तो, नहीं बिल्कुल दिख रही। खिंच गई अब कहानी। अब इसके और भी बुरे बुरे इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर फैसला नहीं हुआ, सीज़फायर नहीं हुआ। देखो, जिसने रेड 2 मूवी नहीं देखी ना, उसको देखनी चाहिए एक बार। अगर 10-15 साल में अगर तुम इंडिया में रह के गरीब हो ना, तो ये कॉफी में डूब के मर जाना। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जसमीत जुड़े हैं ऑस्ट्रेलिया से। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे तजुर्बेकार लोग आते हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये एक नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं होता है जहाँ पर भाई कुछ भी बातें हो रही है, किसी का बिजनेस प्रमोट हो रहा है। यहाँ हम कोई बिजनेस प्रमोट नहीं करते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका तजुर्बा शेयर करते हैं, जहाँ से आपको इस 1 घंटे प्लस पॉडकास्ट पे कुछ ऐसा सीखने को मिले जो आपको ज़िंदगी में बहुत काम आए। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, जसमीत जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और इंटरनेशनल रियल एस्टेट दिल्ली, पंजाब, गुड़गांव के अलावा दुबई और ऑस्ट्रेलिया और कई सारे मुल्कों में ये रियल एस्टेट की एडवाइजरी भी करते हैं, काम भी करते हैं, इन्वेस्टर भी हैं। तो आज उनसे समझेंगे कि रियल एस्टेट का और स्पेशली जो अब माहौल चल रहा है, ईरान, यूएस, इजराइल का वॉर लगा हुआ है, जगह जगह अनसर्टेनिटी है, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट सब कुछ क्रैश हो रहा है। तो उसमें भी इनके तजुर्बे से हम सीखेंगे कि क्या बेस्ट कर सकते। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सुरेश भाई। मैं बहुत लुकिंग फॉरवर्ड था, मतलब इस पॉडकास्ट के लिए ना। आपकी जो जर्नी रही है ना, बड़ी तजुर्बे वाली रही है और आई थिंक हम सबको सीखना चाहिए। बट द रियलिटीज हमारे ना एक सटल ईगो होती है जिसपे हमें दिल करता है कि यार हम ना किसी सीखे ना, पता नहीं है पहुंचना कहाँ पे है और कैसे पहुंचना है, पर नहीं यार हम खुद कर लेंगे। आई थिंक अभी आपको पता है, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपकी खुद की जर्नी में भी अगर आपके पास कोई उस टाइम पे कुछ होता, कोई तजुर्बेदार बंदा आपको मदद करने के लिए, तो वो भी होता। पर बाद में मेरे को यही समझ आता है कि मालिक का जो खेल है, शायद आपकी कॉलिंग ही यही है कि भाई आपको हम जैसे लोगों को तजुर्बा दे रहा है। सो आई वाज वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो आज हम थोड़ा पॉडकास्ट में जी थोड़ा उल्टे सवाल पूछने वाले। हाँ, पूछो उल्टे सवाल ज्यादा अच्छे हैं। कुछ मीठी मीठी बातें कम करूंगा। नहीं भाई, मीठी बातें करनी नहीं है। तो आपने रियल एस्टेट को चुना जहाँ मेरी बहुत कुछ डीलिंग हुई है, कभी अपनी भी। हर आदमी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदता बेचता जिंदगी में जरूर है, चाहे अपने लिए बिल्कुल, चाहे कुछ भी। तो 90% झूठ हो बेईमानी है जी, कोई डाउट नहीं है ना। किस पे भरोसा करें? आज 99 एकड़ पे जाते हैं लीड लेने, तो वहाँ पे ब्रोकर डालता है जी करोड़ की प्रॉपर्टी का 40 लाख रुपए में। आप फोन करो, वो तो बिक गई जी। अब उसने लीड लेने के लिए आपको अट्रैक्ट कर लिया। करेक्ट। मैजिक ब्रिक पे ऐसे ही चलता है। अच्छा, जेन्युइन ऑनर टू ऑनर बात कहीं नहीं हो रही है। वी हैव टू गो थ्रू ब्रोकर। और ब्रोकर में 80-90% सही बताते नहीं है। 80% तो बिल्कुल नहीं। उस माहौल में आपने ये इंडस्ट्री क्यों चुनी? भाई आपका जो क्वेश्चन है इतना वैलिड है, और मैं आपको बताऊं कि हम ना रियल एस्टेट के ऑपोजिट साइड पे खड़े होते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में बायर्स एजेंसी रन करता हूं, इसलिए हम बाइंग करते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई वगैरह में। अगर आप रियल्टर हो ना, तो मैं बायर्स एजेंट रन करता हूँ, बायर्स एजेंसी। उसका मतलब ये है कि जो भगवान आगे से झूठ बोल रहा है रियल्टर, उसको पकड़ना हमारा काम ही यही है। अच्छा, इसलिए तो रियल एस्टेट फर्म है हमारी, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पूरी दुनिया में। कि जो आप बोल रहे हो ना, मैं उस पर थोड़ा जा रहा हूँ। मैंने आपको शायद ऑफ कैमरा बताया था, हमने 1 करोड़ की पिछले साल सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 15,000 सबर्ब्स हैं। जैसे रजौरी गार्डन हो गया हमारा, जो कॉमन जो हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो वो एक सबब है। ऐसे 15,000 है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें से हम सिर्फ 20, 25, 30 में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा काम ही है भाई, जो आप बोल रहे हो ना उसको टेस्ट वेरीफाई करना कि भाई साहब तुम आप बोल कर रहे हो, मतलब नॉट यू, जो पर आगे जो रियल्टर्स होते हैं वो। एंड यू आर राइट। तो आप लोगों को एडवाइस करते हो, अगर किसी के पास पैसा है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सही जगह कहाँ करें? करेक्ट। वो सही जगह अभी कहाँ आप
कर रहे हो ये एडवाइजरी, दुबई आपने बताया, इंडिया में भी कर रहे हो? जी हाँ जी भाई, इंडिया में कर रहे हैं। इंडिया में ऑब्वियसली बहुत सारी जगहें हैं, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे गाड़ी में बैठ के, कि कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे 60-70 लाख में आपको स्टैंड अलोन घर मिल जाएगा पूरा। मतलब आप, हम बात करें दिल्ली में तो आपको 8 गज का मरने वाली जगह मिल जाए 60 लाख में, वही बहुत है। वो एक एरिया है, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं। 2 हफ्ते पहले भाई मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने हमें $10 मिलियन दिए हैं। कह रहे भाई ये ले $10 मिलियन। $10 मिलियन में लोग जो देख रहे हैं, बता दूं कि आज की तारीख में 93 रुपए के हिसाब से 93 करोड़ होते हैं। करेक्ट। और ऑस्ट्रेलिया ने तो थोड़ा सा कम है। 930 करोड़ होते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। हाँ, तो वो 64 के आसपास है, पर आप लगा लो 64 करोड़ रुपए है। वो आया मेरे पास, कहते भाई ये लो। उन्होंने हम अपना गोल बता दिया है कि भाई हमारा अगले 5 साल में ये एग्जिट है और हमें इतनी रेंटल यील्ड ट्राई टू अचीव करनी है। और उनको जब उन्होंने मेरे को बताया तो मैं उनको एसेट टाइप्स उनको सजेस्ट करके, भाई हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारा एक्सपेक्टेड है 2026 का ऑस्ट्रेलियन मार्केट में, भाई रिटेल, जो इसको हम बिग बॉक्स रिटेल बोलते हैं, आपको पता ही होगा, जो बड़ी बड़ी आजकल जो मान लो इंडिया मार्ट, मान लो इंस्टा मार्ट, जो ऐसे बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं, वो सजेस्ट करा हमने। क्योंकि इनकी लास्ट ईयर में मैंने यही बोला था कि इनका ग्रोथ जो है ऑस्ट्रेलिया में, हमने रिसर्च ऑलरेडी करी थी, ज़्यादा थी। सो आप अगर पैसे लेके आओगे, आप मेरे को बताओगे मेरा ये एग्जिट है, मेरे को ये अचीव करना है, उसके इस बाद फिर हम आपको एडवाइजरी करते हैं कि सुरेश भाई हमें ये करना चाहिए क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड के भाई, जिनको एंड गोल जब तक नहीं ना पता होगा, मेरे को बिजनेस में एग्जिट नहीं पता तो भाई किसको क्या आईपीओ तो करना। कहाँ कहाँ एडवाइस करते हो इन्वेस्टमेंट? आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में कर रहे थे भाई, नहीं कर रहे, यूएस में कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, सऊदी में, और इंडिया में भी शुरू कर दिया भाई। इंडिया में कहाँ कहाँ पे? इंडिया में भाई हम बहुत ज्यादा फोकस जो है ना गुजरात और पंजाब में कर रहे हैं। अच्छा, इधर दिल्ली एनसीआर पर कर रहे हैं, दिल्ली NCR, गुड़गांव, दिल्ली आंसर कर रहे हैं भाई, पर उतना रिटर्न में आपको जो इन्वेस्टर है, जो एक्चुअल में नाइव इन्वेस्टर नहीं, जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, उसको तो यही चाहिए ना कि भाई मेरे को पैसा बनना चाहिए। वो थोड़ा केयर करता है, या दिल्ली है, एनसीआर, कह रहा भाई मेरे को पैसा चाहिए। तो एक्चुअल में अगर रिटर्न देखा जाए तो भाई मैं वहां पे ज्यादा बढ़िया रिटर्न लेके जाता हूँ, क्योंकि Tier 2 Tier 3 जो सिटीज है वो बहुत अनटैप्ड है, उनको अभी टैप करा नहीं है अच्छे तरीके से। अच्छा जी, तो इसलिए हम ज्यादा वहां पे Tier 2 Tier 3 सिटीज पे फोकस कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती कहाँ करता है रियल एस्टेट इन्वेस्टर? आपको तो बहुत सारे, जैसे मैं बिजनेस कोच हूँ तो मैं जानता हूँ बिजनेस की गलती फाइनेंशियल मैस, लोन पे लोन ले लेगा, फिर फंस जाएगा चारों तरफ से, ईएमआई का बर्डन नहीं दे पा रहा है, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, डेट स्टॉक फंस गया उसमें मर गया है, या प्राइस नहीं ले पा रहा है, डिफरेंशिएटर नहीं है, वो उधारी ज़्यादा दी। तो ये गलतियाँ मुझे मालूम है जी, इमीडिएटली पता। तो आप रियल एस्टेट की गलतियाँ कहाँ देखते हो? इनको चुभने वाले, इनको मिर्चें लग जाएंगी। लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक मिर्च नहीं लगेगी ना, इनको पता नहीं आएगा ना मजा क्या, सीखेंगे नहीं। सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं भैया, इसलिए मरते हैं, और मैं इसलिए इनको गारंटी देके जाता हूँ, तुम क्यों मिलियनेयर नहीं बन पा रहे हो, ये अपना घर खरीद लेते हैं भाई पहले। अच्छा, अब आपने नौकरी करनी शुरू करी, आपने अपना घर ले लिया, आप 30 साल के लिए फंस गए। अगर आपको धंधा करना है पहले, अगर आपको कोई भी डिजायर है, वैसे धंधा करना हर एक के बस की बात नहीं है, पर अगर कोई भी डिजायर है और अगर आपने घर ले लिया और उसके बाद ली गाड़ी, गारंटेड है भाई कभी मिलियनर नहीं बन पाएंगे। मतलब बहुत, अगर बनेंगे तो बिल्कुल एंड में जाके बनेंगे, जैसे 60-70 के हो गया तो वहां पे जाके बने तो फिर क्या बने, मेरे को तो यही लगता है। सो ये सबसे बड़ी गलती है भाई। जैसे मैं गुड़गांव रहता हूँ, बेंगलोर भी बहुत जाता हूँ, तो टेक्नोलॉजी एरिया में देखा वाइफ हस्बैंड दोनों मिला के करोड़ों कमा लेते साल का, 50 लाख 40 लाख इनकी सैलरीज हो गई हैं। तो पहला काम करते हैं, पहले तो अपना घर चाहिए, बस एक बढ़िया ईएमआई डालते हैं, एक बढ़िया गाड़ी चाहिए, बस खत्म, और वैकेशनें चाहिए बस। तो वहाँ पर उनका समझो कि सैलरी का, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ खत्म हो जाता, खत्म हो गया, और जॉब गई तो डिफॉल्ट। ये आपने जो बोला ना, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। आप सिर्फ एक ही इनकम पे रिलाई कर रहे हो, और ये भी चलो 2 इनकम पे, एक बीवी और हस्बैंड की, दोनों की होगी। अब उसमें से एक भी गई तो आप फिर भी सारे खर्चे नहीं उठा सकते। हाँ, तो अब वैसे भी आपको पता है जॉब मार्केट क्या है, वॉर की सिचुएशन है, अभी आप जाने भी एआई के चक्कर में तो टेकी कितने आउट ऑफ जॉब होने वाले हैं, ये भी और है। फेसबुक ने 20% लोग निकालने हैं,
उनकी 80,000 एम्प्लॉयज हैं उनके, उन्होंने 20% निकालने हैं, और जैसे वो 20% निकालने की न्यूज़ निकाले ना, उनका स्टॉक 3% बन गया, क्योंकि उनकी पीआई रेशियो जो है 31.5% है, और अगर वो 16,000 निकालते हैं तो $6 बिलियन बचता है उनका, और 6 बिलियन को हम 31 से करते हैं तो $191 बिलियन की वैल्यूएशन उनकी बढ़ती है। आपको तो पता ही है ये सब चीजें। तो आपको तो पता ही है भाई, अब वो एआई लेके आएंगे, ऑटोमेशन लेके आएंगे, मेरे को लगता तो ये आगे और भी फायर करेंगे, बट जिसका $191 बिलियन से वैल्यू बढ़ती है वो क्यों नहीं करेगा? आपको तो पता ही है क्लाउड को वर्क क्या कर रहा है। हाँ, आप बचोगे नहीं, आप मैंने ही अपना ग्राफिक डिजाइनर निकाल दिया, कंटेंट राइटर निकाल दिया, 2 आदमी तो मैंने ही कम कर दिया, जबकि मेरे पास टोटल 10 का स्टाफ है। अच्छा, रिसर्च में भाई हमने भी निकाले 2 बंदे। हाँ, रिसर्च आज जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत ही नहीं। सारा रिसर्च, डीप रिसर्च चैट जीपीटी करके देता है। 3 बंदे थे भाई मेरे पास, उसमें से 2 कि पता किसने कौन गए हैं जिनको एआई अडेप्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। आप प्लीज समझने की कोशिश करो, अगर आप एआई को अडॉप्ट कर लोगे जितनी जल्दी, उतना ज्यादा बढ़िया रहोगे। जो एआई यूज करना सीख जाए अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए, वो कामयाब होगा। वो कामयाब में। अच्छा चलो, ये जैसे वीडियो एडिटर्स हैं, वो अगर एआई का यूज करने लग जाएंगे एडिटिंग में, तो भी उनकी नीड बनी रहेगी। 100% कहीं ना कहीं जो ह्यूमन टच है वो चाहिए। तो पहला काम, अभी हमने जॉब की बात की, तो जो मान लो फिर भी जॉब है, कुछ कर रहा, आज के टाइम में भी नीड है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में एआई सीख गया है या ब्लॉकचेन सीख गया है, कुछ ऐसा सीख गया है जो उसकी जरूरत बनी हुई है जी, और 1 करोड़ मियाँ अभी भी कमा रहे हैं जी, उनको वेल्थ क्रिएशन कैसे करनी चाहिए? घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? भाई मेरा ना एक फिलॉसफी है, इनको अगेन मिर्चे लगने वाली है तो मैं पर बोल देता हूँ भाई। मेरी ना ये बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है कि बाय एटलीस्ट 5 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बिफोर यू बाय योर ओन होम। अच्छा, 5 प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करो, उसके बाद सोचो अपना घर खरीदने। क्यों? हाँ, ये बता। अगर आपके पास 5 प्रॉपर्टियां हैं, मैंने बना ली, और इसमें होएगा तो है नहीं कि एकदम से रेंट आना शुरू हो जाएगा। 3-4 साल, अगर 5 साल रुक गए, वहां से रेंट आना शुरू हो जाएगा। कमर्शियल लो इसका मतलब। करेक्ट, कमर्शियल लो। रेजिडेंशियल का इतना आता नहीं। हाँ जी, पर भाई उसको भी आप बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आज मैं आपके पॉडकास्ट में वो बता दूंगा, मैं यूजुअली बताता नहीं, बहुत पैसे चार्ज करता हूँ उसके लिए, पर आप क्योंकि बहुत शेयर करते हो लोगों के साथ, तो मैं भी खुल के शेयर कर देता हूँ। देखो भाई, नंबर 1, जहां पे रहते हो वहां पे घर नहीं लेना, क्योंकि आप टियर 1 सिटी में रह रहे होगे, दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर, बैंगलोर में रह रहे होगे। अब आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? आप हवा में लटकना शुरू कर देते हो, फ्लैट्स ले लेते हो, मतलब हवा में लटके। और इनको ये नहीं पता भाई, कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, ना इन्होंने कंपैरिजन करी होगा, ना इन्होंने रिसर्च करी होगी कि अगर आप उतना पैसा उठा के अगर टियर 2 सिटी में लगा देते, आपका पैसा 400 गुना भी बढ़ सकता था। जमीन में हो, जमीन में, फ्लैट में नहीं। आपको तो पता ही है, आपको क्या बताने की जरूरत है। पर इनको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जमीन में पैसा है, पैसा हवा में लटकने का नहीं है। पर ये ना इमोशंस जो होते हैं ना, ये इनसे छूटते नहीं है और इसीलिए फंसते हैं। तो पहला काम, प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो वेल्थ क्रिएट करे। हाँ जी। अब कि अगर आपने 50 लाख की ली तो वो 2 करोड़ की हो गई। ऐसे ऐसे करके 5 प्रॉपर्टियां आपने बना ली 50-50 लाख सेविंग करके अगले 4-5 साल में, तो आपने 5 प्रॉपर्टियां 50-50 लाख की ली, 2.5 करोड़ का आपका हो गया, 10 करोड़ 20 करोड़ हो गया। करेक्ट। वहाँ से कुछ रेंटल आनी शुरू हो गई, पैसिव इनकम। अब आपको जॉब के बराबर पैसा उससे आ रहा है। बिल्कुल। इसको मैं और, क्योंकि आपके पॉडकास्ट पे बैठा हूँ इसलिए मैं खुल के बता देता हूँ आज, इनको पहले बताया नहीं कभी। भाई अगर ये जड़ खरीद लें, ज़मीन खरीद लें, और कुछ ऐसी जगह पे खरीद लें जहाँ पे ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट है या स्टूडेंट्स हैं या जॉब्स हैं, उस पर ले कर 3-4 फ्लोर डाल दें, तो उनको क्यों नहीं रेंटल आएगा? क्योंकि ज़िंदगी में याद रखना, अगर ये आपने 3 चीज़ें ना करी रियल एस्टेट में, तो आप ठोकरें ही खाओगे पूरी ज़िंदगी। और अगर आपने ये कर ली तो आप मिलियनेयर भी बन सकते हो। नंबर 1 है भाई स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि भैया चाहे बिजनेस करो चाहे घर लेना है, स्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए कि भाई मैं टैक्स कैसे बच सकता है लीगल तरीके से। नंबर 2 है कैश फ्लो। अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है भाई, आप रियल एस्टेट में ज़्यादा लंबी गेम नहीं खेल पाओगे, गारंटेड है। और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ भाई 0.89% लोग हैं ना, उनके पास 6 से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ होती हैं। 99.01% लोगों के पास नहीं होती, क्योंकि वो कैश फ्लो फोकस नहीं करते हैं। और थर्ड है अप्रिसिएशन। और अगेन, अगर आपके पास अप्रिसिएशन नहीं होगा तो आप लेवरेज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेवरेज करके आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाओगे
कि भाई जैसे आपने ज़मीन ली उस पर बनाए, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, वैल्यू आएगा, ये बोलेगा भाई साहब इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी है, अब उसके अगेंस्ट आपको फिर से वो गेम खेलनी है, पैसे निकालने जो बनते हैं, और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बहुत खोल के बता दिया मैंने आज आपको पहली बार। अगर आप ये कर लोगे आप मौज मारोगे जिंदगी की। मुझे एक कहानी याद आ रही, बता दूं आपको। बता दो। हमारे कस्टमर होते थे जो नया नया एक्सपोर्ट शुरू किया बफलो न्यूयॉर्क में, अच्छा जी। तो वो बड़ा उसको पैशन था रियल एस्टेट का। तो जब कमाई बहुत थी उन दिनों, गवर्नमेंट में नया नया इंडस्ट्री थी, तो 20-20, 30-30 हज़ार के बने बनाए घर ले लेता था और उसको वो रेंट पे चढ़ाता था बैंक से मॉर्टगेज करके। करेक्ट। तो उसकी वहाँ पे पॉसिबल थी, यहाँ नहीं है पॉसिबल ज़्यादा, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट रेट हाई है, वहाँ इंटरेस्ट रेट 1-2% होते थे। तो वो $300 मान लो उसकी महीने की किस्त आ रही है, और वो प्रॉपर्टी ऐसे ढूंढता था जिसका रेंट से बराबर हो जाए या $50 बच जाए। ये रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में भी बात कही है। तो वो कुछ $25-50 से बच जाता, तो डाउन पेमेंट डालनी पड़ती थी 10-20%, बस वो उतना डाल के प्रॉपर्टी उसकी हो गई, बाकी रेंट से उसका आ रहा है। तो $30,000 में मान लो उसने 5,000 अपना डाला, प्रॉपर्टी ले ली, उससे रेंट से उसको एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गई, EMI बढ़ती जा रही है। ऐसे करके भाई उसने 30 प्रॉपर्टी बना ली अच्छे टाइम में, 5-6 साल धंधा खूब चला। अब मैं इतने साल हो गए, मैंने कहा ढूंढूँ वो कहाँ आजकल। तो मैंने गूगल सर्च किया तो देखा उसने $600 मिलियन की सारी प्रॉपर्टियाँ बेच के वो फ्लोरिडा में रिटायर हो गया। ठीक है। अब $600 मिलियन तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास। एग्जैक्टली। तो ये उससे छोटी छोटी प्रॉपर्टियों से इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली, और उस टाइम में भी वो काम नहीं करता था, रेंटल इनकम इतनी आती थी उसके पास। इसमें ना भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या है, जो हम भी ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, इसमें जो पेशेंस है ना, ये नहीं है इनके पास। ज़्यादातर लोग ना इंडिया में रह के ब्लिंकिट की औलाद बन चुके हैं। इनको मतलब कल इनको ना सब कुछ चाहिए, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो। मैं ब्लिंकिट का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, नॉट दैट आई केयर अबाउट एनीथिंग एट ऑल। आपकी ना जो ये साइकोलॉजी है ना, उस पर फर्क पड़ता है। जल्दी पैसा बनाना, जल्दी पैसा बनाने। अब भाई आपको तो लेजेंड बोला जाता है बिजनेस का, 69 के आप शायद हो गए। हाँ, आप खुद बता दो भाई, टाइम लगता है धंधा बनाने में। इट्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बिजनेस ओवरनाइट नहीं चलता, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ओवरनाइट ग्रो नहीं होती। इक्विटी इन्वेस्टमेंट वॉरेन बफेट की 60 साल की उम्र के बाद बनी है। 99% वेल्थ हाँ, वॉरेन बफेट की 60 साल के बाद बनी है। इतने साल रोका उसने इन्वेस्ट करके। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट, मकान जो किसी ज़माने में किसी ने 10,000 का लिया था, आज 10 करोड़ का है, लेकिन उतना रोका। तो शाहरुख खान का बंगला में पड़ रहा था मन्नत, उसने 13 करोड़ का खरीदा था, आज कोई 200-300 करोड़ का है। ज्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा बिल्कुल ही ज्यादा ही पर होगा। ये अखबार की खबर थी तो अब कितनी हाँ जी, वैल्यू है, बट चलो 13 करोड़ 200-300 तो हुए। पेशेंस ले आओ, आप आधी से ज्यादा गेम ऑलरेडी जीत चुके हो, और 99% लोग ये नहीं कर पाएंगे। तो अब बातें हैं कि 1 करोड़ वाले को, कमाई वाले को Tier 2 Tier 3 में ज़मीनें लेनी चाहिए, जहाँ पे फ्लोर बना के रेंट पे दे, या कमर्शियल ले जहाँ पे ब्रांड्स को दे, मैकडोनल्ड को दे, KFC को दे, जहाँ से अच्छी 6-7%, 8% तक रिटर्न आ जाती है। जी। तो इस तरीके से अपनी इनकम खड़ी करे। फिर जब इतनी पैसिव इनकम हो जाए तब सोचे कि अब चलो मैं घर चाहे EMI पे ले लूँ, पैसिव इनकम से EMI भी जा रही है, ऐसा कुछ। भाई 100% है। और मैं एक इनको गारंटी दे देता हूँ कि अगर ये कर लेंगे ना, सिर्फ छोटा पीरियड है, अगर ये 10 साल लग के इन्होंने ये कर लिया ना भाई, इनको जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटेड है। 10 साल लग के अगर इन्होंने प्रॉपर्टी बना ली, थोड़ी सी आगे फॉरवर्ड थिंकिंग कर ली, थोड़ा पेशेंस रख लिया और रियल एस्टेट को यूज कर लिया, गारंटेड है इनको पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कह रहे हो Tier 2 Tier 3 में जाए। पहला तो जो आजकल ये कंज्यूमरिज्म है, भैया वेकेशन लेनी है बढ़िया एग्जॉटिक, उसके बाद गाड़ी बढ़िया रही है, EMI चाहिए उसकी गाड़ी के लिए, फिर उठना बैठना, कपड़े ब्रांड आ गए, मोबाइल फ़ोन चाहिए 1.5 लाख का आईफोन, तो पैसा बचता भी नहीं है इतना कि वो मान लो EMI नहीं भी डाली। अब ये नॉलेज कहाँ से है कि कौन से Tier 2 Tier 3 में लेनी है? भाई ये नॉलेज वाला ये कौन काम सिखाएगा? हमारा है। अच्छा, वो आप सिखाते हैं। पर मैं उसको 2 मिनट के लिए छोड़ना चाहता हूँ उसको भी, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ भाई, इनको अगर मैं सब कुछ बता भी दूंगा जिसके लिए मैं बहुत पैसा चार्ज करता हूँ, ये फिर भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो आपने बोला ना, जो पहले वाला पार्ट आपने ये क्वेश्चन का करा है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप
डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं करोगे, गारंटेड है नहीं कर पाओगे। हिंदी में थोड़ा ये बहुत पावरफुल वर्ड आपने बोला हाँ है, जी। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो क्या है। वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ब्लिंकिट की औलादे मत बनो, थोड़ा सा पेशेंस ले आओ। अगर दिल कर रहा है फोन लेने का अभी, तो उसको थोड़ी देर रुक जाओ। ये 1.5 लाख अगर तुम नहीं करते हो और इसको प्रॉपर्टी में डाल देते हो या कहीं ऐसी जगह जहां आपको पता कि पैसा बनेगा, आप हंसोगे। आपका क्योंकि इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, आपने अपने आप पे इतना काम नहीं करा, आपके अंदर ना होल्स हुए पड़े हैं। और वो जो दिखावे वाली चीजें होती है ना, वो सिर्फ होल्स छुपाने के लिए होते हैं। भाई आप अंडरस्टैंड करना, ये हंसेंगे। $1 मिलियन की प्रॉपर्टीज थी मेरे पास, मैं $7,000 की गाड़ी चला रहा था। कोई भी गाड़ी ले सकता था। 7 साल जब मैं न्यूजीलैंड में रहता था भाई, मैंने निसान पल्सर पहली गाड़ी $1,500 की ली थी मैंने। वो 7 साल गाड़ी चलाई है मैंने। वो 2.5 लाख गाड़ी चली हुई थी वो। 2.5 समझ, लाख मील या किलोमीटर? किलोमीटर। अच्छा। 2.5 लाख किलोमीटर चली हुई थी वो गाड़ी। पर क्योंकि मेरे को पता था कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन और कंपाउंडिंग जो है, जिसको हम 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का हिंदी क्या है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन यही है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लो, थोड़ा सा सब्र रख लो कि ये चीज जो मेरे को अभी लेनी है ना, ये मेरे को अभी नहीं लेनी है, मेरे को थोड़ी देर बाद लेनी है बस। भाई एक स्टडी हुई थी। उस स्टडी में क्या हुआ था कि 2 बच्चों ग्रुप को बिठाया था और उन सबके सामने ना, पहले सब इकट्ठे थे फिर उनको अलग कर दिया था। 20 बच्चे थे। उनको क्या किया था, उनको मार्शमैलो का ना ऑप्शन दिया गया था कि भाई तुम मार्शमैलो 1 अभी ले लो या 2 बाद में ले लेना। तो ऐसे 20 बच्चों का ना उन्होंने स्टडी करी, तो 10 बच्चों ने जल्दी ले लिया और 10 बच्चों ने कहा कि हमें बाद में देना 2। और उनकी ना फिर बाद में बहुत लंबी स्टडी हुई 18-20 साल की। जिन्होंने भाई मार्शमैलो थोड़ी देर बाद रुक के 2 लिए ना, उनकी जिंदगी 1000 गुना बढ़िया थी इनसे। क्योंकि उनको समझ आ गया था कि भाई अगर मैं थोड़ा सा रुक जाऊं तो भाई मैं बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकता हूं। ये रियलिटी है। कल सब कुछ नहीं मिलेगा, कल लेने जाओगे गिरोगे, गारंटी है। और अगर आप ये कर लोगे तो आपकी जिंदगी इतनी बढ़िया हो जाएगी। और सिर्फ 10 साल की गेम है। अगर आपको कोई बता रहा है कि तुम 10 साल ना अपनी जो वर्किंग जो एज में से 10 साल लग के डिसिप्लिन रह के, लोगों की बात ना सुन के, इन्फ्लुएंस ना हो के, घटिया लोगों की सलाह ना लेके, अगर तुमने 10 साल निकाल दिया, पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार तुम्हें। रियल एस्टेट इतना पावरफुल है। और यहाँ इन्वेस्टिंग माइंडसेट आपने कार्व आउट कर लिया ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इनको सब कुछ बता भी जाऊंगा, अगर ये नहीं करेंगे गारंटी कुछ नहीं होगा इनसे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो सीखते हैं। हाँ, ये है। कुछ % लोग इस पॉडकास्ट से सीखेंगे। वो भी बता दो कितने % है? हाँ 10 से 15% है भाई। अब तो दुनिया में वेल्थ ही 5% लोग के पास है, तो 10 ज्यादा बता दिया आपने। चलो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई ये करें। ज्यादा हो। मैं क्योंकि 80-20 प्रिंसिपल जो किताब है ना, बहुत जबरदस्त है। मेरे को लगता है कि भाई चलो एग्जैक्टली 80 नहीं होंगे, पर 85% लोग तो मेरे को पता नहीं करेंगे। 15% लोगों के लिए ये है, वो कर सकते हैं क्योंकि पैसा कमा रहे हैं भाई। ये ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा रहे ये लोग। जो 20% लोग हैं वो पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि आपको बस दिखावे के चक्कर में ना अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हो। आप भी वेल्थी बन सकते हो, थोड़ा सा रुक जाओ, 10 साल निकाल दो, बिल्कुल फोकस होके, और तजुर्बा जिनसे ले सकते हो वो ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तब ये वापस उसी सवाल पे आता हूँ जी। क्या आपने बोला 10 साल निकाल लो, घर मत खरीदो, EMI मत डालो, पैसा सेव करके रियल एस्टेट में Tier 2 Tier 3 में जाओ। जी भाई। ये रिसर्च कहाँ करें? रिसर्च भाई इनसे देखो, आप जो करते हो ना उसके बारे में मेरे को नहीं पता। जो आप करते हो उसके बारे में मेरे को हो सकता है 10% पता हो। आपको तो जो नॉलेज है वो आपके पास ही है ना। ऐसे एक भिखारियों वाला माइंडसेट छोड़ दो। भिखारी मतलब इनको बोलता हूं भाई मैं, जिनकी सिर्फ एक ही एक फितरत होती है कि मेरे को फ्री में सब कुछ मिल जाए। आपने मेरे को एक बात बताई थी कि भाई आपने कुछ सीखना था, आपके पास 3 लाख थे, सिर्फ इंश्योरेंस में पड़े थे, वो भी हमने तोड़वा के वो नॉलेज ली ताकि आप अब हमें सिखा सको जो अब आप सिखा पा रहे हो। ये छोड़ दो भिखारी माइंडसेट।
बंदे के पास और कोई पैसा नहीं बचा, वो कह रहा भाई मेरे को सीखने के लिए 3 लाख चाहिए, इंश्योरेंस तोड़वा दी। क्यों नहीं डिजर्व करते भाई ये पैसा कमाना? क्यों नहीं करते? ऐसा ही करना पड़ता भाई। छोड़ दो ये तंग दिली, क्योंकि हम ऑफ कैमरा बहुत बातें कर रहे थे। बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहली चीज पता क्या है, या वेल्थ क्रिएट करने में या कुछ भी करने में, जिगरा। आप चाह रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड करो कि इलॉन मस्क का भी कोच है, इलॉन मस्क का भी कोच है, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, गूगल के सीईओ का कोच, और सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का कोच, इतने बड़े बड़े बैट्समैन के कोच। किसके नहीं है? क्यों आप करने की कोशिश करो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता? क्यों नहीं अपना दिल खोल रहे हो? उसमें होता क्या है, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल्कुल उसमें अज्यूम ही नहीं करते कि यार मेरे को 6 महीने हो गए, मेरे को साल हो गया, मेरे को 2 साल हो गए, सिर्फ देखते देखते मैं डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा हूं। आप उसमें क्या करा, आपने कम से कम 24% लूज कर दिया। 24% पता कितना होता है? वो लूज कर दिया, सिर्फ सोचते सोचते कि दिमाग चल जाए। उसमें क्या होता है, डर तो लगेगी ना आपको, आपने करा नहीं, आप कैसे कर पाओगे? सो पॉइंट मैं आपको ये बोल रहा हूं भाई, हायर करो अपना वेल्थ कोच, या अपना वेल्थ कोच हायर करो, जिसके पास रिसर्च है उसको करो। हमारे पास रिसर्च है, नहीं करना हमें कोई बात नहीं है, ऐसे और भी लोग होंगे, उनके साथ काम कर सकते हो, मत करने की कोशिश करो। मेरे पास भाई पीछे एक्स इंडियन क्रिकेटर है, वो IPL खेल चुका है बहुत, और अभी वो सब स्पोर्टिंग स्टाफ में है। आई थिंक 1.5 महीना हो गया उनको, 1.5-2 महीने हो गए मेरे से बात हुई उनकी। कह रहा भाई 4 साल हो गए थे मेरे को, कह रहा भाई बस जिंदगी में सिर्फ क्रिकेट ही खेला है, 4 साल हो गए, पैसा लगाया, बिल्कुल ही पैसा हिला नहीं है, आप बताओ मैं क्या करूं? ये ह्यूमिलिटी जो होती है ना, यही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। मैं अपनी गलतियां बताऊं कि अच्छे टाइम में जब एक्सपोर्ट था जी, तो जो रियल एस्टेट मैंने खरीदी और बेच भी दी, रखी नहीं, पेशेंस नहीं रखी, घबरा गए, पैनिक कर लिया, निकाल दिया, आज उनकी वैल्यू अगर मैं गिनूं तो कम से कम 500 करोड़ होती। मेरे को बताइए आपने। 500 करोड़ होती जो मेरे पास नहीं, होल्ड नहीं किया, समझ नहीं थी, कोई कोच नहीं था उन दिनों में, एंटर थे ही नहीं। आज तो बहुत सारे मार्केट में कोच आ गए, हर इंडस्ट्री के पेरेंटिंग कोच आ गए। अब अच्छे पेरेंट भी नहीं बन सके, पेरेंटिंग कोच नहीं था, इंटरनेट नहीं था ज़्यादा सीखे, तो आज हर चीज़ के लिए कोच और अच्छे कंसल्टेंट भी अवेलेबल हैं जिनसे सीखे। अब 100%। देखो प्लीज एक बात और है, क्योंकि मैं ना इनको भी समझता हूँ। अब पता क्या, मार्केट में ना नॉइज बहुत ज्यादा हो गया भाई। एक किताब आती है सिग्नल वर्सेस नॉइज, बड़ी कमाल की किताब है। अगर आप वो किताब पढ़ लोगे ना, आपकी जिंदगी बहुत सुखी हो जाएगी। और अभी भी आपको जो न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है वॉर के बारे में, सब कुछ के बारे में, ये सब नॉइज है, इसको इग्नोर करना है। सिग्नल का मतलब होता है कि डाटा कहाँ पे है। डाटा जब तक निकाल कर देखोगे नहीं होगा। तो मान लो अगर आपने किसी कोच को हायर करना है, किसी ऐसे बंदे को हायर करना है कि आपको लगता है कि यार ये मेरी मदद कर सकता है, कम से कम 3 बंदों से बात करो। 3 बंदों से बात करोगे, आपको पता चल जाएगा भाई कौन कहाँ पे खड़ा है। क्वेश्चनिंग करो, जो आपको लगता है कि भाई हाँ ज्यादा बढ़िया है, और उसके पास खुद वो है जो आप चाहते हो। खुद तो किया हो, खुद तो किया हो भाई। ऑस्ट्रेलिया में ना बायर्स एजेंसी जो मैं रन करता हूँ, बहुत लोग अब, क्योंकि वो ना ग्रोइंग मार्केट है, जैसे कोच की ग्रोइंग मार्केट है ना यहाँ पे, वहाँ पे बायर्स एजेंसी की ग्रोइंग मार्केट है। अब हर कोई बंदा, क्योंकि ना अब जो बैरियर है एंट्री का वो कुछ नहीं है, लाइसेंस लेना है, उसकी 1.5-2 महीने की पढ़ाई है, दैट्स इट। हर कोई बंदा, हर कोई कोशिश कर रहा है। अब मैंने उनसे ये पूछा, पीछे क्लाइंट ऑनबोर्ड आया हुआ है, कहता है हमने 3 जगह मतलब लोगों से बात करी है भाई, पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ हम ही है जो पहली मीटिंग के लिए भी फी चार्ज करते हैं। वी आर दी ओनली बायर्स अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया कि हम जो पहली मीटिंग के लिए भी चार्ज करते हैं। कहती जो लड़की मेरी टीम से बात कर कहती मेरी टीम ने उनको बताया कि भाई इतने पैसे हम चार्ज करते हैं पहली मीटिंग के लिए। उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा, वो इमिग्रेशन का काम करता है, कहता उसको पैसे दे, ही इज़ वर्थ इट। उससे फिर मेरी टीम के साथ बात करी, कल उन्होंने पैसे दे के ऑन बोर्ड हो गया। मैंने कहा, कहती हम जिससे भी बात करी है उनके पास वो नहीं है जो हमें चाहिए। मैं कहा एग्जैक्टली, दिस इज हाउ यू चूज इट। सो जिसके पास नहीं है जो आपको चाहिए, उसको मतलब क्या फायदा होगा उसका आपको करके। सो दिस इज द वे टू चूज एन एक्चुअल कोच, या जिसके पास तजुर्बा हो, या जिसके पास वो हो जो आपको चाहिए। आई थिंक दिस इज हाउ यू चूज इट। पर आपको मेहनत तो ये भी करनी पड़ेगी ना। अब आज के टाइम में इंटरनेट पे गूगल रिव्यूज चेक कर लो, कौन बेईमान है कौन सही है, सबका पूरा कच्चा चिट्ठा इंटरनेट पे पड़ा है। किसी के पैसे कहाँ हैं, किसी को ठगा है, सबका लिखा रहेगा वहाँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो चेक कर लो अच्छी तरह, उस हिसाब से अपना कोच चुन लो।
तो ये तो हो गया कि ठीक है वेल्थ क्रिएशन। जी भाई। अब जो करंट सिनेरियो चल रहा है वॉर का, जी इस भाई। पे भी आते, चलो वॉर पे भी आते, उसके पहले अभी आपने टीयर 2 टीयर 3 लिया। करेक्ट। तो मेरे भी कुछ जानने वाले हैं रांची से, पटना से, यूपी से, टीयर 2 टीयर 3 में काफ़ी रियल एस्टेट के काम कर रहे हैं। 20-25 लाख में आदमी वहाँ प्लॉट बिक रहे हैं, मिल आराम रहे से। हैं। तो क्या वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप समझते हो? लोकेशन डिपेंड करती है भाई। अच्छा, ये मैं इनको एक ऐसी, हमारे ना कुछ 23 से 24 डाटा पॉइंट्स होते हैं अब जब रिसर्च करते हैं, उसके ना पहले 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि वहां की जो सरकार है वो कैसी है। अच्छा, मेलबर्न में अब ना लेफ्ट की सरकार है, वो पागल हो चुकी है, मतलब पूरी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट जो होते हैं ना पूरे हो चुके हैं। हम भाई सब पैसा निकाल लिया वहां से। जो पहले 2 पॉइंट्स है मैं आपको ये बता के जा रहा हूं, ये पूरी जिंदगी याद रखना। पैसे कमाने के चांसेस आपके रियल एस्टेट में 90% पॉजिटिव हो सकते हैं। नंबर 1 है सरकार कैसी है। क्या सरकार एंटी इन्वेस्टर है कि प्रो इन्वेस्टर्स है। अब जो लेफ्ट की सरकार आपको तो पता ही है, हाँ, मतलब वो इन्वेस्टर का कभी वो कह रहे भाई साहब हमें नहीं पता, आप भाड़ में जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे, पैसे कमाओ ना कमाओ। सेकंड जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्या है, ग्रो हो रही है। ग्रो हो रही है क्या। जैसे अब 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी है पंजाब में, 27,000 करोड़ की। ऐसे ही अभी योगी आदित्यनाथ गए थे जापान से, यूपी में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। तो मैं लखनऊ गया तो देख के हैरान, छोटा सा, हम भी लखनऊ से टाउन होता था, आज दिल्ली की बराबरी में, उसे अच्छा लग रहा है। उतनी सफाई, उतना बढ़िया, उतना ट्रैफिक। पता क्यों भाई? क्योंकि उसको प्लान कर सकते हो। दिल्ली को कैसे करोगे? दिल्ली का एक सोल्यूशन मैं बड़े साल पहले बोला था, हंसेंगे लोग, ये सारी गालियां भी निकालेंगे। दिल्ली को बनाने का एक ही एक तरीका है, न्यूक्लियर बम मारो, खत्म करो फिर डिजाइन करो, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं है। भाई साहब क्या है कि सरकार पे आते हैं कि यूपी की सरकार प्रोग्रेसिव है। करेक्ट। पंजाब आपने बोला Progressive इन्वेस्टमेंट आ रही, प्रोग्रेसिव है। सो आपको ये 2 पॉइंट याद रख लेना बस। इतने बढ़िया पॉइंट है, आपको पूरी जिंदगी याद रखोगे और आपके रियल एस्टेट के पैसे बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो इसमें एक जगह का नाम ना लेके अगर मैं इनको ये बता दूंगा और इस पे ये फोकस करना शुरू कर देंगे, थोड़ी रिसर्च कर लेंगे, या अगर नहीं कर पाते प्रोफेशनल्स हायर करो, तब आप पैसे कमा सकते हो। अब देखो, मेरे को पता नहीं कितने लोग अमृतसर गए या नहीं गए। अगर आप नहीं गए तो आप जाना, लुधियाने की इंडस्ट्री देखना, अमृतसर की इंडस्ट्री देखना। भाई ग्रो, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको बाहर जाना ही पड़ेगा जो शहर है। तो आपको जब पता है कि भाई वहां पे ग्रोइंग इंडस्ट्री है, क्यों नहीं जाओगे आप? लुधियाना से मेरे पास आईपीओ के लिए कम से कम महीने में 3 क्लाइंट आते हैं हमारा आईपीओ। अच्छा। 100 करोड़ प्लस टर्नओवर है। तो जब आपको पता है कि भाई पैसा वहां पे बन रहा है, देखो पैसे को पैसा बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, याद रखना हमेशा, पैसे को पैसा बहुत अच्छा लगता है। जब आपको पता है कि वहां पे पैसा बन रहा है, काम से, नौकरी से, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो रियल एस्टेट में पैसा आपका बनना बहुत जायज है। तो ये याद रखना। आई थिंक अगर आपको मैं जगह ना देते हुए, क्योंकि भाई पता क्या भाई, आप जो बोल रहे हो ठीक कह रहे हो, पर उस जगहों पे भी कुछ ऐसी जगहें होंगी कि अगर आप पैसा लगाओगे ना फिर भी नहीं कमा पाओगे। वो भी रिसर्च जरूर, वो भी रिसर्च जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे लुधियाना, अमृतसर वगैरह नाम ले रहा हूँ। ट्राई सिटी में सब घुसे हुए हैं, हम ट्राई सिटी में नहीं बाय कर रहे अब, क्योंकि ट्राई सिटी का जो प्राइस है वो वहां पे पहुंच चुका है, वही गुड़गांव वाला हाल हो चुका है कि भाई जब आपके पास क्लाइंट ही नहीं है मार्केट में खरीदने से, उसका प्राइस पेपरों में जितना मर्जी लिखी जाओ। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात कही थी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए कि 100 देखो, 10 शॉर्टलिस्ट करो, सही कह रहा है वो, 3 से मुलाकात करो, 1 को खरीदो। हाँ जी। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी एक प्रॉपर्टी भाई अगर इन्होंने कर ली ना तो इनको हमारी भी जरूरत नहीं है, एंड आई एम ओके विद दैट, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, पर करेंगे नहीं ना भाई। वही 85% लोग भाई साहब कुछ नहीं करेंगे, 15% लोग हैं, मैं आप पे ही फोकस कर रहा हूं, मेरे को नहीं करनी है भाई उनसे बात। ऐसा नहीं कि मैं उनको लाइक नहीं करता, पर मेरे को पता वो कामचोर है, जिनको मैं लेजी एम्बिशियस पीपल बोलता हूं। इनको साला पैसा भी कमाना है, काम भी नहीं करना। यार ऐसे कैसे होगा यार? मतलब थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा ना आपको। ऐसा तो है नहीं कि मैं घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा, आपको घर बैठे मिल जाएगा सब कुछ ना। मैं भाई की बात सुन के हैरान हो गया। 55 साल की उम्र में भाई साहब दोबारा कॉलेज में चले गए।
कितने हो तुम जाओगे? कितने हो? स्किल्स एक्विजिशन सबसे इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया में अगर आपको कुछ करना ना, स्किल्स की एक्विजिशन अगर ना आपने ना करी ना, किसी एज में भी बैठे हो, आप कभी ना कभी मरोगे ही। इन द सेंस कि आपकी जो वैल्यू है मार्केट में वो कम होनी ही होनी है। सही कह रहे हो आप। मैं आज भी 2 बजे तक यही सीखता हूँ, अदरवाइज मैं रिलेवेंट हो जाऊंगा। भाई इंडिया में आया हूँ, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ एआई की। पिछली बारी आया था 4 महीने पहले, तब भी करके गया हूँ, क्योंकि इंडिया का जो एआई है वो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया से आ गया है। अब मैं काम करने आया हूँ यहाँ पे, मैंने कहा नहीं भाई ये 3 दिन लगाने मेरे को, ताकि मैं अपनी स्किल्स जितना भाई आज भी कम से कम 2-2.5 घंटे रोज पढ़ता हूँ मैं, बेर मिनिमम। और आपने जिस दिन स्किल्स एक्विजिशन करनी छोड़ दी, आप खत्म हो। वही मुझे लगा कि मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मुझे 500 आईपीओ लाने हैं, अपनी दूसरी कंपनी का आईपीओ लाना है, तो मैं अपने को ब्रांड करूँ। अब कितने 69 वाले लोग, इस उम्र के लोग जो कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब पे मिलियन, इंस्टाग्राम पे 2.5 मिलियन, बहुत तो बढ़िया सत्संग कर रहे हैं बैठे हुए पार्क में। क्या जिंदगी ओवर, गेम ओवर हो गई हमारी। वो एक्चुअल में वो दिल हार चुके हैं भाई, हाँ, वो दिल हार चुके हैं। उनको लगता है कि नहीं यार बस हो गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको तो समझ आ गया है, वैसे मैं इनको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, वो हिल चुका है, क्योंकि आपको बताया कि 65 के बाद जिंदगी खत्म है, कि 65 के बाद रिटायरमेंट ही है। ये आपका बिलीफ सिस्टम बन चुका है। अब ये भी बंदा तो बैठा ना 69 में बैठा हुआ, 65 में इन्होंने दोबारा कंटेंट क्रिएशन शुरू करा। ये आपका बिलीफ सिस्टम जब तक ये अच्छा, ये पैसे का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और धंधे का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा एक दोस्त है भाई, इंडिया में रहता है वो, तो 2 भाई हैं वो, तो उसके पापा ने शुरू से ही ना बिजनेस करा। करोल बाग में उनका काम है, आपको पता ही करोल बाग में कंपटीशन तो खतरनाक है। क्या हुआ कि पापा की और जो हमारे साथ का लड़का है उसकी तू मैं होगी, चलो कोई बात नहीं है। शादी हुई है उसकी, उसको घर से निकाल दिया, पर उसने शुरू से ही बिजनेस देखा है, बिजनेस सुना है, बिजनेस करा है। उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा है, उसे नौकरी हुई नहीं, कहता मेरे से नहीं हो सकती। अगर वो किसी नौकरी वाले घर पे पैदा होता तो उसका बिलीफ सिस्टम वो नौकरी वाला ही था, क्योंकि शुरू से यही देखा है। तो अगर आपको धंधा करना है और आपको लगता है नहीं हो सकता, ये याद रखना, ये बिलीफ सिस्टम कहीं से आया आपके पास। जब आप पैदा हुए थे तब ऐसे नहीं थे। इसीलिए जो बच्चे अमीर घरों में पैदा होते हैं ना, उनको कभी तंगी देखी नहीं होती उन्होंने, और वो इसलिए बात करेंगे यार, जब आपने सुना ही यही कि यार 50,000 करोड़ का बिजनेस करना है यार, साले आप जाते हो 10-10 रुपए बचाने 4-4 किलोमीटर। आप 10 रुपए बचाने के लिए बोलते यार वो दुकान में चले जाओ 4 किलोमीटर दूर 10 रुपए बन जाएंगे। आप कैसे वो कर पाओगे? बिलीफ सिस्टम का इतना इंपॉर्टेंट रोल है ना, चाहे आपको धंधा करना है, चाहे आपको रियल एस्टेट खरीदना है, चाहे आपको इन्वेस्टिंग कुछ भी करना है, अगर आपने उसको चेंज नहीं करा, मैं गारंटी दे रहा हूं आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए भी आपको अपने आप को चैलेंज करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि आप अपने आप को चैलेंज ही नहीं करते हो। बस यार 65 हो गया, छोड़ यार, खत्म है जिंदगी, खत्म, अब तो बस राधे राधे करना है, जो कि अच्छा है, करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अभी जो अब ये वार जंग लगी हुई है, जी भाई, दुबई की प्रॉपर्टी थोड़ी कम हो रही है जी भाई, यहाँ भी कुछ फ़र्क पड़ा है प्रॉपर्टी मार्केट में? दुबई में कितना क्रैश आप देख रहे हो, इंडिया में कितना क्रैश देख रहे हो प्रॉपर्टी मार्केट में, या आपके ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ जहाँ भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो या कराते हो जी। व्हाट डू यू सी गोइंग फॉरवर्ड? कि अब अगले एक वॉर जल्दी खत्म होने दिख नहीं रही है, नहीं दिख रही, अब तो बिल्कुल दिख रही खिंच गई अब कहानी। अब इसके और भी बुरे बुरे इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर फैसला नहीं हुआ, सीज फायर नहीं हुआ। तो वेयर डू यू सी, कैश टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए या जो पैसा पास है उसे पकड़ के बैठना चाहिए? ओके, सो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट जगह है उसके बारे में बात करते हैं, दुबई के बारे में। हाँ, जो भाई रिट्स जो होती हैं, RIET जो होती है, जिसमें आपको ज़्यादा पैसा लगाते हो, उस पर वहाँ पे 30 से 40% का क्रैश है, 30 से 40%। पर एक्चुअल मार्केट में जो क्रैश है वो 10-15% है। अच्छा, स्टॉक मार्केट जब भी वॉर आप हिस्ट्री उठाओगे तो आपको पता है कि भाई स्टॉक मार्केट हमेशा गिरती है, बिकॉज गोल्ड जो होता है सबसे बढ़िया एक हेज होता है वॉर के अगेंस्ट। आज से भाई जब मैं 5 महीने पहले आया था, 4 महीने पहले, तो मैं ये आपको इनको बोल गया था पहले
मेरी ना कम्युनिटी है वहाँ पे, मैं इनको पहले बता गया था भाई गोल्ड खरीद लो, कॉपर खरीद लो, इस साल कोई बड़ा लीडर मरने वाला है। ये प्लानिंग अब की नहीं है भाई, ये जब से ट्रंप आया ना, चाइना को कॉर्नर करने के लिए देखो वो सब कुछ कर रही है। अब जिनको समझ नहीं आती कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है, जियो पॉलिटिक्स कैसे है, उनको लग रहा है कि भाई पहले इसने वेनेजुएला का बंदा उठा लिया, अब ये ईरान पे चढ़ गया है। भाई साहब वो वेनेजुएला और ईरान पे इसलिए चढ़ा क्योंकि जो तेल है वो सारा चाइना का वहां से आता है, और एनर्जी जब आपने कंट्रोल कर ली किसी की तो आप गए। 31 तारीख को मार्च की उनकी ना रीनेगोशिएशन है टैरिफ की, इसीलिए सब उससे पहले हो रहा है। तो अगर आप समझो कि कोई ये पहले ही जब से वो आया है उसको पहले ही कॉर्नर करना चाइना को, समझने की कोशिश करा करो, क्योंकि हर एक चीज का कोई रीजन होता है। सो अभी के लिए शॉर्ट टर्म जो थिंकिंग है, अब जो नाइव इन्वेस्टर्स हैं वो पता क्या करेंगे भाई, सेल कर देंगे। और हम बैठे ऑफ मार्केट, अब सॉरी ऑफ कैमरा क्या बात कर रहे थे कि इससे बढ़िया टाइम दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का है ही नहीं है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो लेके चलेगा वो डेफिनेटली पैसा कमाएगा। और एक मेरी वीडियो और बड़ी वायरल हुई थी जिसमें मैं बोला था कि 99.9% जो लोग हैं जो दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पछताएंगे। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि वो हवा में लटकने वाली चीजें बाय कर रहे हैं जो कि अपार्टमेंट्स हैं। इससे अच्छा ना अगर आप 30 मिनट दुबई से दूर अगर आपको जमीन मिलती है ना, और जमीन लेके आप उसके ऊपर फ्लोर बना देते हैं, घर बना देते हैं, वो आपको ज्यादा बढ़िया रहने। दुबई में बना सकते हैं फ्लोर? हाँ, अलाउड है? बिल्कुल एब्सोल्युट। अच्छा, आप खरीद सकते हो ये तो, क्योंकि भाई मार्केटिंग हो रही है ना दबा के। और दुबई में जो विला बिकते हैं बना के वो भी ठीक है? वो भी ठीक है, टाउन हाउस भी बढ़िया, विलास भी ठीक टाउन है, हाउस विला जो है वो भी बहुत बढ़िया। अपार्टमेंट से भागो। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करूंगा। हमारे गुड़गांव में 100 करोड़ का अपार्टमेंट बिकता है। 35 करोड़ में लॉन्च हुआ था। वो क्यों बिका आपको पता है? क्यों बिका ये भी बता दो। देखो, जिसने रेड 2 मूवी नहीं देखी ना उसको देखनी चाहिए एक बार। अच्छा, रियल एस्टेट की ना आपको गेम समझ आ जाएगी। रियल एस्टेट ना हमेशा से ही, अमेरिकन गैंगस्टर देखी अगर किसी ने मूवी, अमेरिकन गैंगस्टर और रेड 2 बहुत बढ़िया मूवी है, देखनी चाहिए। अब अमेरिकन गैंगस्टर में क्या होता है कि भाई वो ड्रग का माफिया होता है, वो तगड़ा माफिया होता है भाई। ड्रग या ब्लैक मनी जब भी आती है ना वो निकल के रियल एस्टेट में ही आती है। रेड 2 भी देख लेना तुम्हें समझ आ जाएगा सब कुछ। पर जो आपकी बात है ना वो इसमें ये भी प्लीज अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई अगर तुम्हारी औकात नहीं है 100 करोड़ की, तुम्हें गेम कैसे समझ आएगा? जिस बंदे ने कभी आईपीओ करा नहीं होगा उसको क्या पता होगा आईपीओ क्या होता है। मैं भाई मॉल्स बाय करता हूँ 100 मिलियन प्लस। एक सॉवरन फंड है, मैं उनके साथ सीधा काम करता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला होगा कि भाई $100 मिलियन से अगर नीचे कुछ है ना तो हमें मत दिखाइए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ट्रॉफी एसेट्स में इंटरेस्टेड है। और ट्रॉफी एसेट जो होता है भाई ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो भी बड़ी बड़ी, अमेरिका में थोड़ा ज्यादा होता, वो ना 1-1.5 साल में एक ट्रेड होता है बस। वो जैसे आईपीओ होता है, आईपीओ को बनने में टाइम लगता है, उसके बाद होता है ना, ऐसे जो ट्रॉफी एसेट होते हैं ना वो 1-1.5 साल में बिकते हैं बस, 1-2 बारी। तो इसीलिए तुम्हें गेम का नहीं पता है। फिर भी मैं एक बात पे यहाँ पे भाई, जैसे मैं अमेरिका रहता था तो ट्रम्प टावर था जी, वो हमेशा एक प्रेस्टीजियस जगह थी। जो आदमी जिंदगी में कुछ बन जाता था वो कहता था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क में ट्रम्प टावर में अपार्टमेंट लिया है मैंने। कुछ लोग ये बड़े घर लेते, लॉन्ग आइलैंड न्यू जर्सी जाके भी बड़ा घर लेना है स्विमिंग पूल के साथ। पर बाद में जब वाइफ हस्बैंड, वहाँ कहावत है न्यूयॉर्क में, कहते हैं तुम अपार्टमेंट से ज़िंदगी शुरू करते हो, अपार्टमेंट में एंड करते हो। अपार्टमेंट लेते हो, फिर बच्चे होते हैं, कहते हो बड़ा घर लेना है स्विमिंग पूल वाला, तो आप बाहर जाते हो लॉन्ग आइलैंड न्यू जर्सी। फिर जब बच्चे चले जाते हैं अपने अपने कामों में, फिर वापस अपार्टमेंट में, कौन मेंटेन करेगा इतना बड़ा बंगला। तो ये जो एक मैंने चीज़ देखी है, आप एक्सपर्ट हो गए इसलिए पूछ रहा हूँ, कि जहाँ पे शॉर्ट सप्लाई होती है, जैसे अब ये कैमिलिया है यहाँ 100 करोड़ का अपार्टमेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ जोमेटो का CEO, ये सब जो लोग हैं जिनके लिए 100 करोड़ एक चेंज है, जिनके लिए 100 करोड़ 1 करोड़ के बराबर भी नहीं है, वो लोग ले लेते हैं। 100 करोड़ क्या फर्क पड़ता है यार, 1 लाख करोड़ कंपनी है मेरे पास खुद की। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो और शॉर्ट सप्लाई है, क्योंकि ये अगर 100 या 150 अपार्टमेंट बने हैं कैमिलिया, तो अब ये दूसरे नहीं बनने। और ये सब जिनके साथ आप रबिंग द शोल्डर क्लब में बैठे हो, बगल वाला बैठा है 1 लाख करोड़ वाला, 2 लाख करोड़ वाला, तो वो लोग चाहते हैं हमारे जैसे ही लोग यहाँ आए, तो वो कीमत को बढ़ा के रखते हैं। ये ही बात आपने जो टच करी, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो आप अभी 1 करोड़ में बैठे हो, आप बातें यार 100 करोड़ की कर रहे हो।
तो जिनके पास कम पैसा लगाने के लिए उनको जमीन में लगाना उनको जमीन में लगाना चाहिए यार। उनकी प्रॉब्लम नहीं है 100, उनके लिए चेंज है, हाँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है 100 करोड़ खर्चने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कमेलिया जी है भाई, आसपास गुड़गांव है, सबसे तगड़ा हब है ये जॉब्स का, और उनको ऑब्वियसली चाहिए कि भाई हम शॉर्ट टर्म में अपनी जगह पे पहुंचे। भाई एक किस्सा है भाई सिडनी का, सिडनी में ना एक चैट्सवुड जगह है जो मेन सिडनी है ना उससे थोड़ी सी हट के सिटी है, वहां पे मैं चलो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, उसका नाम मैं नाम नहीं लेता, नाम लेना चाहिए भाई साहब, उसके सीईओ ने ताकि उसको ज्यादा टाइम ना लगे भाई उसने जगह ही ऑफिस का ऑफिस चेंज करा दिया पूरा, पर वो सीईओ है ना उसका। अब तुम नहीं हो तो तुम्हें गेम का पता नहीं है, सिर्फ उसने कह रहा है यार मेरे को दूर पड़ता है मैंने ऑफिस ही चेंज करा दिया। अब उसके जितने मर्जी पैसे लगे वो कह रहा है वही कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहुंचो तो सही वहां पे। आप यहां पे खड़े हो बातें आप भाई साहब वर्षों की कर रहे हो। सो पहले पहुंचो फिर तुम्हें समझ आएगा भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों कमिलियस का 100 करोड़ का बिक रहा है और उसके पीछे क्या चल रहा है। सो अभी तुम्हें टाइम लगेगा उसको समझने के लिए। अभी तुम ना जमीनें खरीद लो, अपना पैसा बना लो, फिर उसके बाद बात करना ही वाली बात है। अब कई एसेट क्लास है जी भाई, जिसमें रियल एस्टेट के आप एक्सपर्ट हो, शेयर्स हैं, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, क्रिप्टो है, इन चारों में से कैसे एलोकेशन करनी चाहिए? भाई मैं अब ना आपको अपनी एलोकेशन बता देता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं जज करता, ना ही मैं कर सकता हूँ। 95% भाई मैं रियल एस्टेट में हूँ। अच्छा, 95% जो एलोकेशन है वो मेरे रियल एस्टेट में, पर वो डिफरेंट कंट्रीज में है। तब वॉरेन बफेट बोलता है मैं सारा 95% इक्विटी में रखूंगा ना। कोई दिक्कत नहीं, वो वॉरेन बफेट है, अच्छा, उसको वो समझ आता है वो करे। अब वो कहता है डाइवर्सिफिकेशन विद इन दी एसेट क्लास जरूरी है, ठीक है। मैं डाइवर्सिफिकेशन करता हूँ, मैं डिफरेंट कंट्रीज में करता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्यों करता हूँ। ये अगर आपने रिसर्च कर लिया ना, इसके बाद समझ लिया भाई, इनको इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा ना, शायद इनको कोई किताब भी नहीं समझा सकती। वो एक 18.6 ईयर का साइकिल आता है, 18 साल, 18.6 ईयर का साढ़े real estate, 18 हाँ जी। साल, हाँ। जिस बंदे ने इसके बारे में रिसर्च कर लिया ना और उसके बाद पढ़ लिया, उसके बाद समझ आ गया, उसकी जिंदगी बदल जाएगी रियल एस्टेट में। वो मेरे को थैंक यू बोलेगा पता नहीं कितने सालों तक। वो 18.6 ईयर की साइकिल को आपको स्टडी करनी बहुत जरूरी है। दूसरा, रे डालियो की किताब है, प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। उसमें भी पैटर्न्स हैं, हर चीज के पैटर्न्स आपको बताइए। पैटर्न्स है, 18.6 ईयर एक पैटर्न है। अगर इसके बारे में आपने पढ़ लिया ना, आपको पता चल जाएगा अच्छा हर एक सिटी का, हर एक कंट्री का अलग पैटर्न चलता है। और अगर आपने कैच कर लिया, और ये भाई रिसर्च हमारी यही तो है, हमें पता है भी क्यों ऐसे पैसा लगाना इधर और क्यों नहीं लगाना। अब हम पर्थ में बहुत पैसा लगा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ क्योंकि ग्रो नहीं करा बड़े सालों से, हमें पता है उसका टाइम आया हुआ है। अब 1.5-2 साल में जितना पैसा पर्थ में कमा सकते हो वो आप नहीं कमा पाओगे ऑस्ट्रेलिया में और स्टेट्स में। मतलब कमाओगे पर नॉट टू द स्पीड। क्वींसलैंड जिसको ब्रिस्बेन बोलते हैं, उसका साइकिल आके जा चुका है। तो अगर आपने ये सर्च कर लिया ना, अगर समझ लिया, आपकी जिंदगी, आप मेरे को 1000 बार थैंक यू बोलोगे यार भाई साहब ये क्या बता गया ये बंदा। और आपने 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, वो मिस हो गया था। आपने पूछा था कि भाई इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कहाँ पे पैसा डालना चाहिए। दुबई के बारे में हम बात कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखे करोगे, दुबई में पैसा कमाओगे, डेफिनेटली गारंटी है। अपार्टमेंट्स बाय मत करना बस। रही बात ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भाई वॉर से पहले ही ना यूएस के बिलियनियर सीक्रेटली मूव कर चुके हैं। क्योंकि उनको पता था ये वॉर होने वाली है, क्योंकि ये प्लानिंग तो बड़ी देर से चल रही है ये, और तुम्हें नहीं पता चलता, वो बात अलग है। वो न्यूजीलैंड चुप, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया सबसे सेफ हेवन है इस टाइम, दुनिया से हजारों मीलों दूर है वो, जहां पे वॉर चल रही है दूर दूर, तो इसलिए उनका प्राइस गिरेगा नहीं। पर जो नाइव इन्वेस्टर्स हैं, मैंने आपको बताया भी था कि ऑफ कैमरा के भाई मैंने अपनी टीम को बोला कि नेगोशिएट हार्ड करो, क्योंकि ज़्यादातर रियल एस्टेट जो एजेंट्स होते हैं, रियल्टर होते हैं, उनको पता नहीं होता कि भाई मार्केट चलती कैसे है। अब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो सेफ हेवन है वो उसके तो प्राइस बढ़ने चाहिए, पर बिकॉज उनको पास अकल नहीं है कि भाई मार्केट कैसे चलती है, उनको तुम नेगोशिएट करो, प्रेशर डालो, वो सस्ता भी बेच देंगे। सो रही बात ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए भाई बहुत ज़बरदस्त है, आई थिंक इट्स द सेफेस्ट हेवन राइट नाउ। रही बात इंडिया की, देखो ये बात ध्यान से सुनना, ये आपको
जो लोग दुबई में पैसा लगा रहे हैं स्पेशली इंडिया वाले, शायद आपको चुभने वाली है पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जितना पैसा आप अगले 10-15 साल में रियल एस्टेट में इंडिया में कमा सकते हो, आप दुबई में नहीं कमा सकते हो, गारंटी बता रहा हूँ। पर है ये टियर 2 टियर 3 की गेम है, टियर 1 की गेम नहीं है ये, क्योंकि आपका बजट भी डिपेंड करता है। अगर आपको एक्चुअल में मैक्सिमम रिटर्न देखनी है, वो टियर 2 टियर 3 सिटी इंडिया में 10-15 साल दुबई से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, गारंटी देके जा रहा हूँ। 15 साल बाद ही पॉडकास्ट उठा के देखना ना, आपको यही आंसर मिलेगा। नाम लोगे कुछ टियर 2 टियर 3 सिटीज जो? दो नाम तो मैं आपको ले चुका हूँ गुजरात का, और भाई पता क्या, अगर मैं जो आज नाम ले दूंगा वो हो सकता है 2 साल बाद चेंज हो जाए। तो जो आज हम 2026 में बैठे हैं मार्च में, अभी पंजाब और गुजरात में बहुत पैसा जा रहा है, और ये क्योंकि रिसर्च भाई हर साल हम करते हैं। हाँ। और अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इट डजंट मीन कि आप 4 साल बाद खरीदोगे तो मेरे को वीडियो उठा के भेज दोगे भाई साहब ने बोला था। तो ये समझ लेना कि रिसर्च करते रहना। पर मैंने आपको बहुत 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, सरकार और जॉब्स। और जैसे अब और थोड़ा सा आपकी तो रिसर्च होगी, अब लोगों को बुलाया आपको तो थोड़ा नॉलेज तो दे दो भाई। गुजरात और आपने पंजाब बोल दिया, मैं इधर यूपी पढ़ रहा हूँ, योगी जी अच्छी इन्वेस्टमेंट पंजाब से ला रहे हैं, डेवलप हो रहा है बहुत, जापान से ला रहे हैं इन्वेस्टमेंट बहुत। उसके अलावा हैदराबाद चंद्रबाबू नायडू, वो अपनी जो नई राजधानी उनकी जो रुक गई थी पीछे, क्या नाम है जगह का, मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं, पर आईटी जहाँ पे बन रहा है सारा। हाँ, जी, तो चंद्रबाबू नायडू अच्छा काम कर रहे हैं हैदराबाद में, कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद बेंगलोर तो सैचुरेटेड है। बेंगलोर अगर आप बाहर चले जाओगे ना, थोड़ा सा आगे चले जाओ, बेंगलोर से मैसूर चले जाओ, हाँ जी। 50-100 किलोमीटर ही है, वो भी टियर 2 टियर 3 में आता है, इतनी भीड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है ऐसे। और अगर बात करूं तो रांची एक अच्छा शहर है, बहुत बढ़िया है। सुंदर शहर है, टेम्परेचर अच्छा है, ठंड हल्की है और साफ सुथरा है, इतना ग्रोथ नहीं हुआ है। रायपुर में पीछे गया जी, रायपुर मॉडर्न एयरपोर्ट, अच्छा सड़कें बढ़िया जी। और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर से मैंने स्टेज शेयर की, उन्होंने कहा हम रायपुर को तेज़ी से ग्रो करने के लिए बहुत सारी स्कीमें ला रहे हैं। तो वो भी सिटी ग्रो हो रहा बहुत तेज़ी से, जहाँ पे सरकार का भी ध्यान है कि ग्रो हो। नागपुर में गया, एक गडकरी साहब से स्टेज शेयर करी मैंने। देखो जो आपने अभी बोला ना, मैंने वही बोला था इनको थोड़ी देर पहले। हाँ, सरकार को देखना है, हाँ, सबसे पहला पॉइंट है। सरकार बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कोई बात नहीं करता है। कोई बात नहीं करता। जबकि मैं नागपुर में, जब मैंने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र और गडकरी जी के साथ स्टेज शेयर की, तो जितना फोकस नागपुर को बढ़ाने में है उनका, वहाँ जो वेल्थ क्रिएशन हो रही है, वहाँ जो प्रॉपर्टी भाग रही है, वहाँ जो बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, जॉब क्रिएशन हो रही है, वो सरकार का ध्यान है, वहाँ फोकस है किसको ग्रो करना है। भाई एक ना स्कीम है ऑस्ट्रेलिया में, इसको NDIS बोला जाता है, वो नेशनल डिसेबिलिटी स्कीम है। वो सरकार ने निकाली है, जब से निकाली है ना सरकार ने, इतना पैसा कमाया उस लोगों ने उस स्कीम के यूज़ करके, मैं आपको बता नहीं सकता। अब उसमें एक्चुअल होता क्या कि उनका ना जो बड़े हॉस्पिटल्स है ना, उनका किराया बचता है, और ये क्या करते हैं कि छोटे छोटे घरों में ना 3-4 बंदों का बेड्स लगा के उनको पूरी फैसिलिटी वही मिलती है, पर बिकॉज उनके पास हॉस्पिटल बनाने का जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनका पैसा नहीं लगता। भाई उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट करी, इतना पैसा कमाया। इसलिए मैं तुम्हें पहला पॉइंट जो बोला था वो ध्यान रख लेना, तुम जिंदगी में मतलब, अच्छा ये सिर्फ रियल एस्टेट पे लागू नहीं होता, प्लीज अंडरस्टैंड करना इसको। कुछ हम ऑफ कैमरा बात करते कौन सी इंडस्ट्रीज है, सरकार आपको खुद बोल रही है भाई साहब ये करो, हम आपको पैसा दे रहे हैं। सोलर आईफोन से कम में सोलर लग रहा है, 1.5 लाख का सोलर, 65-70 हज़ार सरकार सब्सिडी दे रही है। मतलब कई करोड़ों घर में लगना है। मेरे तो कई स्टूडेंट हैं जो सोलर में 4 करोड़ का काम करते हैं, साल में 40 करोड़ 100 करोड़ पहुंच जाते हैं 2 साल में। ये समझने की कोशिश करो, आपको बस ये देखना है भाई सरकार कहाँ इंटरेस्टेड है। हाँ, जो धंधों में सरकार प्रमोट कर रही है इस धंधे को करो, वो धंधा बहुत बढ़िया होता है। और उसको मैं ये एक और बात बता दूं थोड़ी चुभने वाली है तुम्हें, पर सच्चाई है। जब भी किसी इंडस्ट्री में सरकार पैसा लगाना शुरू कर दे ना, उसमें नॉर्मल बंदा भी जिसके पास ज्यादा स्किल्स नहीं भी होती वो भी पैसा कमा लेता है। समझने की कोशिश करो, मान लो दो तालाब है, राइट, एक तालाब में मर के पैसा मतलब पानी आ रहा है, और एक में भाई साहब जबरदस्त पानी आ रहा है। और ये जो सरकार वाला ना, समझ लो इधर पैसा आ रहा है। हाँ,
अब तुम बाल्टी लेके बैठ जाओगे 2-4 बड़ी बड़ी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। अब यहाँ पे पानी नहीं चल रहा इस वाले तालाब में, तो अब क्या कमाओगे? सो जो पैसा होता है वो उसको कैश फ्लो होता है, वो उसको पानी को कैश फ्लो ही बोलते हैं। इसलिए आप देखो अब बड़ा इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करूँगा, कभी भी अगर आप बाहर नहीं गए तो अब अगर जाओगे तो ध्यान रखना, जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं ना, वो जान के ना सी के पास होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये सी जो है, ये पैसा जो उसको कैश फ्लो बोलते हैं। तो जितना आप सी के पास रहोगे उतनी वो जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा बढ़िया करेंगे। ये फंक्शे मतलब होता है इन चाइनीज़ वालों का, किसी ने मेरे को बताया था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की ने, हमारा ऑफिस भी ना बिल्कुल सी के पास है, अच्छा। हार्बर के सामने ही है, ब्रैंगरू में ऑफिस है हमारा, बिल्कुल सिडनी में। तो उसने मेरे को बताया था, मैं कहा अच्छा मेरे को नहीं पता था। सो अगेन सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। समुद्र के पास क्या मुझे लॉजिक है उसका भाई उनको लगता है कि फंक्शे वो फॉलो करते हैं, और ये जो कोच होंगे शायद उनको पता होगा कि जो पानी है ना उसको एसोसिएट किया जाता है कैश फ्लो से, अच्छा, कैश से। तो इस करके जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो आपको सी के पास ही नजर आएंगी, और पूरा सेटअप ही आपको ऐसे मिलेगा गोरों का, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड में भी रह चुका हूँ, बहुत देश को मैं भाई। वहाँ तो बड़ी वाटर फेसिंग प्रॉपर्टी जो Correct, होती हैं हाँ जी। बड़ी महंगी बिकती हैं। करेक्ट, वो इसीलिए है क्योंकि उनको लगता है कि भाई क्योंकि आप वाटर फेसिंग हो या वाटर के पास हो, इसलिए वहां से आपको पैसा जो है वो अट्रैक्ट करते हो। मेरे को भी अभी ये बात मुझे पता नहीं थी, आप बता रहे हो आज, मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ हाँ जी, कि ओशन फ्रंट, रिवर फेसिंग, तालाब फेसिंग प्रॉपर्टीज कितना कितना प्रीमियम लेती दुनिया में। अब आज भी जो कैलिफोर्निया का मैलिबू बीच है सबसे महंगी जगह। अब तो चलो उन्होंने जो फायर्स हुई है उसके बाद तो काफी बुरा हाल हुआ है। बॉम्बे में भी मैंने देखा जिनका जू पे चाहे अपार्टमेंट ही है करेक्ट, लेकिन सी फेसिंग है, बंगलो है, सी फेसिंग बढ़ गए बहुत। अब ये मेरे को कितना सच है ये मेरे को नहीं पता। मेरे को एक जेन नाम की लड़की है, बहुत बढ़िया फ्रेंड बन चुकी है वो मेरी, तो उसने मेरे को बताया था क्योंकि वो फंक्शे जो है ना वो टीचर है उसकी। अच्छा, तो उसने मेरे को बताया था, मैं कहा कहती ये इसका रीज़न नहीं है। मैं कहा अच्छा, ये तो पहली बार पता लगा। सो ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप सीखना चाहो तो। सो इस करके जो लॉन्ग टर्म पिक्चर लेगा भाई, इंडिया में पैसा कमाना जितना आसान है अगले 10-15 साल। मैं तो एक लाइन बोली थी, इनकी मिर्चें लगी थी इनको, क्या? मैंने अगर 10-15 साल में अगर तुम इंडिया में रह के गरीब हो ना तो ये कॉफी में डूब के मर जाना। बड़ी गालियां निकाली मेरे को लोगों ने, बड़ी गालियां, क्योंकि इनको पता नहीं है भाई, इनको गेम की समझ नहीं है। अब आप और मैं बैठा रहे हैं, बैठ के बता रहे हैं जहां पे सरकार पैसा लगा रही भाई वहां पे चले जाओ, वहां पे धंधा खोल लो। इससे ज्यादा सिंपल क्या बताऊं। और अगर फिर भी ना करेंगे फिर तो भाई वही है ना, लेजी एम्बिशियस पीपल जो मतलब काम नहीं करना चाहते। लेजी एम्बिशियस पीपल, एलएपी। सबसे डेंजरस है भाई ये, सबसे डेंजरस बंदे हैं ये, लेजी एम्बिशियस पीपल, सबसे डेंजरस बंदे हैं जिनसे दूर दूर, मतलब इनको आसपास भी मत आने दो अपने धंधे के, अपनी जिंदगी के। जिंदगी सुखी हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि पता क्या करेंगे, जब तुम ऊपर पहुंचोगे ना तुम्हें तब खींचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं शेयर के लिए जी, कि कब बेचना चाहिए, कहते कभी भी नहीं। अगर आपने कोई कंपनी खरीदी है, उसके ओनर बने हो, तो अपनी कंपनी थोड़ी बेच दोगे, बने रहो। और उन्होंने रखा 40-40 साल कोका के शेयर रखे हुए हैं, उसके रखे हैं। रियल एस्टेट को कभी एग्जिट लेना चाहिए? भाई रियल एस्टेट को एग्जिट लेना चाहिए, बताता हूँ कब। हाँ। जब आपको रियलाइजेशन होगी है कि ये मैंने घटिया प्रॉपर्टी खरीद ली है। अच्छा, वो ओके। पर अगर कमा लिया, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 करोड़ 20 करोड़ हो गई, 40 करोड़ हो गई, जी, बेचनी चाहिए कि नहीं रखे? उसका रीजन बताता हूँ, बेचनी चाहिए भाई टाइम पे। अच्छा, पता क्या, मान लो हम गुड़गांव में बैठे हैं, अभी गुड़गांव में बैठे हैं वैसे है ना। हाँ, अब हमने गाड़ी में भी बात करी थी कि भाई एक ना लिमिट हो जाएगी कि जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा, टोटल एड्रेसेबल जो मार्केटिंग है, जो आप मतलब जो क्लाइंट्स ही नहीं उस प्रॉपर्टी के, पेपर पे तो आप जितने मर्जी करिए ना। जब आपको पता है कि भाई 2 साल हो गए बिक नहीं रही है प्रॉपर्टी इतने जितने मैं बेचना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स कि भाई प्रॉपर्टी का रेट जो है वो ऑलरेडी टच हो चुका है। सो इट्स बेटर अब आपको यहाँ से पैसा निकाल के नेक्स्ट जहाँ पे आपको पैसा कमाना, अगर इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। पर मान लीजिए अभी गुड़गांव रुका हुआ है, जी, 2 साल से रुका हुआ है, वैसे हाँ, मुझे नहीं मालूम, रुका हुआ है, रुका। because मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर मैंने नहीं बिल्कुल ठीक कर, रुका हुआ है, नहीं बढ़ रहा। और उतना भाई कितना खींच लोगे ना। अच्छा, अब मान लो किसी की प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन हो गया, 1 करोड़ की ली थी, 10 करोड़ की हो गई है, जी, अब वो रुकेगी 2 साल, हो सकता है 10-20% करेक्शन भी आए, हो सकता है। लेकिन फिर अगले 10 साल में वो 20 होएगी। ये तो डिपेंड करता है इसलिए आपके पास है जैसे, क्या। अब इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ, जैसे शाहरुख खान का बंगला 13 करोड़ का
200-500 करोड़ हो वो गया। क्यों हुआ भाई? क्योंकि वो बंगला है और उसके पास जमीन है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब प्रॉब्ली सबसे स्मार्टेस्ट क्वेश्चन जो होगा ना रियल एस्टेट का, मतलब जितने भी पॉडकास्ट कर चुका हूं, ये है क्या खरीदा आपने वो डिपेंड करता है। अगर आप लेके बैठे हो, हवा में लटक रहे हो, मान लो जमीन है, बढ़ गई, हाँ जी, एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है, मार्केट भी ठंडी हो चुकी है, अब मैं बेच के दूसरी जगह क्यों ढूंढूं? एक बढ़ रही है ना, ठीक है, और ये बढ़ेगी ही। Okay. 2-4 साल साइकिल होता है। 2000 यहाँ 7 पे साल मुझे याद है 21 में मैं बिल्डरों को यहाँ कोच कर रहा था, जान निकली पड़ी थी, हाँ जी, कुछ नहीं बिक रहा था, इन्वेंट्री फंसी हुई थी, कोविड से अभी ताज़ा ताज़ा निकले भी नहीं थे, 21 का टाइम था, सेकंड वेव कोविड की चल रही थी। 22 से जो तेज़ी पकड़ी यार 4 साल में, तो 4 गुना हो गई मार्केट। ऑफ कोर्स। तो साइकिल है ये। तो क्या रियल एस्टेट में खरीद बेच करनी चाहिए, या एक बना ली अब अगली दूसरी खरीदो ना टियर 2 टियर 3 में, इसको बेच के उधर क्यों जाना है? मैं आपको ना वेल्थ क्रिएशन का प्रॉपर्टी में फॉर्मूला देके जा रहा हूँ। हाँ, ये बता दो। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप राजा बन जाओगे, अगर ये आपको नहीं समझ आया तो आप रिच बन जाओगे। वेल्थी और रिच में फर्क होता है। वेल्थी का मतलब है जनरेशनल वेल्थ, रिच का मतलब है कि आप अच्छी जिंदगी जी के जाओगे। जब आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जितनी जल्दी निकल के यहाँ से आप यहाँ पे नहीं गए, जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी, तब आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। क्योंकि कमर्शियल जो है उसका कमर्शियली यूज है। रेजिडेंशियल जो है एक टाइम के बाद वो डिप्रीशिएट होने ही होने हैं, डिप्रीशिएट इसने भी होना है, पर यहाँ पे बिजनेस चल रहा है, यहाँ से जो इनकम क्रिएट हो रही है वो ज्यादा हो रही है। और आपको पता ही है रेंटल यील्ड गुड़गांव में कुछ 1-1.5% होगा, मतलब मर वर्ग के। तो याद रखना, ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिंदगी भर याद रखोगे तो आप वेल्थी हो सकते हो कि आपको कमर्शियल में जितनी जल्दी आना है। सो डिपेंडिंग ऑन वही है कि कैसी प्रॉपर्टी है, जमीन है कि नहीं है, उसमें कितनी तेजी से ग्रो हो चुकी है, और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्या हम अब कमर्शियल पे मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण के तौर पे जी। एग्जाम्पल, आप हमारे घर के पास गलेरिया मार्केट है, ठीक है, किसी टाइम में जब ये मार्केट बनी थी, इट इज़ नॉट ए मॉल, कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं, लंबा चौड़ा हाई स्ट्रीट शॉप्स है चारों तरफ, वहाँ भाई 1200 रुपये स्क्वायर फीट का किराया है, 1000 फुट की दुकान फ्रंट फेसिंग, 12 लाख रुपए रेंट। जब वो बिकी थी, डीएलएफ ने लॉन्च किया था, तब मेरा ख्याल है 7-8 हज़ार रुपये फुट होगा, मुझे याद नहीं है प्राइस, पर इतना ही होगा। कब की बात कर रहे हो? ये आज से 20-25 साल पहले। लेकिन आज वो प्रॉपर्टी 1200 रुपये फुट दे रही है, मतलब उसकी कैपिटल वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेट कर लो। लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कुछ भी हो सकता है स्क्वायर फीट में, मैथ नहीं लगा पा रहा हूँ अभी, लेकिन रेंटल पता है कि 12 लाख रुपए रेंट भर रहे हैं वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही है भाई। तो कमर्शियल में ये स्कोप, आदमी ऐसी वाली चीज़ें कहाँ आइडेंटिफाई करे? भाई इसके लिए मैं आपको और बता देता हूँ कुछ ऐसा, ये याद रखेंगे, ये पॉडकास्ट सुन के जाएंगे ना, ये आपको और मेरे को बोलेंगे यार शुक्र है कोई बंदा आया। दुकानें मत खरीदना। अब ट्रेंड देखो ना तुम, ट्रेंड क्या है? सरकार बोल रही है कोल्ड स्टोरेज बना लो, वेयर हाउसेस, तुम्हें पता कि ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने वाली है। ये रिसर्च का पार्ट है ना भाई हमारी। पर दुकानों में भी तो ब्रांड आ जाते हैं, जब I agree. KFC, मैकडोनल्ड अच्छे रेंट अगर देते हैं। बिग जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई जो बड़ी दुकानें हैं वो फाइन है, जिसमें आप मार्ट्स बना सकते हो, जिसमें आप सुपर मार्केट खोल सकते हो, वो आप मतलब राजे हो जाओगे। पर अगर आपको पता है कि भाई आप नहीं खरीद सकते, इट्स ओके, आप रेजिडेंशियल में थोड़ी देर और बैठो, उसको बेचो। और वेयर हाउस, अच्छा, वेयर हाउसिंग में अच्छा स्कोप देखो। वेयर हाउसिंग, याद रखोगे ये पॉडकास्ट कि भाई 2026 में ये बंदा आया था, बोल के गया था वेयर हाउसिंग, पैसा तुम्हारे पास गिनते गिनते तुम मर जाओगे, पैसा नहीं खत्म होगा, क्योंकि ट्रेंड है ना भाई। आप देखो Amazon की शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग कितनी बढ़ रही है। रिटेल जो है, बिग बॉक्स रिटेल हम तब बोल रहे हैं क्योंकि बिग, अच्छा चलो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, आपको समझ आ रही गेम है क्या। जो भी ये बड़े बड़े बिग बॉक्स या मैकडोनल्ड्स है, कुछ भी है, KFC है, ये सब के सब फंडेड है ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, सब तगड़े तगड़े हेज फंड। जब 2020 में कोविड जब हुआ है तो USA में छोटी दुकानें बंद थी, कॉस्को नहीं बनता। हम जो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई आगे क्या होने वाला, पीछे क्या हो चुका है हम उसको भी देखते हैं। जसवीत भाई, आप 28 दिन का ड्यू डिलीजेंस की बात करते हो जी भाई, रियल एस्टेट में, ये थोड़ी मुझे गहरी बात लगी, वो समझाओ लोगों को जरा। अब 28 दिन का भाई इसलिए क्योंकि हर चीज़ को टाइम लगता है,
और हम जब भाई प्रॉपर्टीज बाय करने की कोशिश करते हैं, जगह बाय करने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई जिसमें हम फ्यूचर में कुछ ऐड भी कर सकें। हम कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी बाय नहीं करते जो बस ले ली छुट्टी करी, वो वाला काम नहीं। पैसा जो उसकी पोटेंशियल है भाई उसमें बनेगा। तो ड्यू डिलिजेंस करने में टाइम लगता है कि भाई चेक करना है जोनिंग क्या है, इसके लॉज क्या है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या यहाँ पे पाइपिंग पड़ सकती है, पड़ी हुई है, गटर है कि नहीं है, ये सब पार्ट ऑफ द ड्यू डिलिजेंस है भाई। इसको टाइम लगता है और ज़्यादातर लोग ये नहीं करते क्योंकि वो ना इमोशनली अटैच हो जाते हैं प्रॉपर्टी से कि भाई देख लिया, पसंद आ गई है, बस पेंट बढ़िया है। हम भाई पेंट नहीं देखते पता नहीं क्या, आज ना हमने प्रॉपर्टी देख रहे थे सुबह, इतनी घटिया प्रॉपर्टी थी ना, पर मैं कह रहा भाई यही खरीदो, इसमें पैसा बनना। अब उसमें क्या था, प्रॉपर्टी अंदर से घटिया दिखने वाली थी पर पीछे लैंड बहुत ज्यादा था। अब हमने पीछे एक और घर डालना है उस पर। ये चीजें आप नहीं देखते हो, ये डिफरेंस है 99% लोगों में और 1% लोगों में। वो अपॉर्चुनिटीज देख रहे होते हैं हर जगह। दो बातें और मैं करूंगा रियल जी। एस्टेट से मुझे याद आ रही। एक, मैंने बहुत साल पहले किताब पढ़ी थी, एक ग्लोबल इन्वेस्टर था आपके जैसा, जी वो खाली आइडेंटिफाई करता था कहाँ एयरपोर्ट आ रहा है। वो कहता एयरपोर्ट के पास जाके ज़मीन ले लेता, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। और वो कहता मैंने इतना पैसा कमाया इस बात से लेके कि अब देख लो ये गुड़गांव का क्या था। अब लोग दिल्ली से गए, गुड़गांव जाना है, शर्म आती थी कि गुड़गांव घर लेंगे, वहाँ रहेंगे, दिल्ली वाले गुड़गांव रहेंगे। आज गुड़गांव दिल्ली से ऊपर पहुँच गया। बिल्कुल। अब जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ ज़मीनें, पनवेल एयरपोर्ट आया, वहाँ ज़मीनें। ये बात आपने कितनी रिसर्च करी है? मैं तो ये ऑलरेडी बोल चुका हूँ, सरकार कहाँ पैसा लगा रही है, ये पार्ट ऑफ द रिसर्च है। अब मैं इतना खोल के थोड़ा बता दूंगा सब कुछ आज। मैं सच बता रहा हूँ भाई, आपके पॉडकास्ट में मैंने जितनी चीजें बता दी है ना आज, कभी नहीं बताई आज तक इतनी डिटेल में, क्योंकि आप वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, आई सी यू, इसलिए मैंने इनको बहुत खुल के बहुत सारी चीजें बता दी हैं। आप मेरे पॉडकास्ट सुन लेना जाके, दूसरे बड़े बहुत पढ़े होंगे, मतलब 25-30 पॉडकास्ट पढ़े होंगे, ज्यादा ही पढ़े होंगे, नहीं बताई ये सब बातें मैंने। तो ये बात सही है, जहाँ एयरपोर्ट आ रहा हो उसके आसपास। आप इस जो मैंने बोला आप उसकी डिटेल में चले गए बस। ठीक है, चलो दूसरी बात, लोग देख रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं हमको, तो यार उनको कुछ नहीं आई एग्री, गेन होना चाहिए नॉलेज ना। नहीं कोई टाइम क्यों देगा, बिल्कुल क्यों सुनेगा? वो कहेगा जी ये तो बिजनेस प्रमोशन हो रही है यहाँ बैठे हुए, हमें वो करना नहीं है। नहीं एब्सोल्युटली भाई, वो वी हैव टू ऐड वैल्यू, कुछ नॉलेज, तजुर्बा नाम है हमारा, तजुर्बा देना ही है। एग्जैक्टली। दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड, थोड़ा उसके बारे में बता दो। आप तो भाई अब तो मेरी नस पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। भाई मैंने ना पीछे एक क्लाइंट आया हमारे पास, उनके पास पंजाब, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है अभी, उसके पास पंजाब में ना 10-15 करोड़ की ज़मीन है, 15 करोड़ की। अब उसमें से ना कुछ एग्रीकल्चर लैंड है। अब उस एग्रीकल्चर लैंड का ना मैंने उसको ऐसा यूसेज बताया, वो 100 करोड़ कमा सकता है 1 साल के। 1 साल में तो 2 साल में वो 15 से 100 कमा सकता है। तो यस भाई, एग्रीकल्चर लैंड अगर आपको यूसेज करना आ जाए, अब इसके बारे में ना एक रिसर्च बहुत डिटेल्ड करी हुई है हमने, उसको प्लान दे दिया, अगर वो कर लेगा भाई 100 करोड़ कमा लेगा 2 साल में। अब ये मत पूछ रहा हूँ क्या, क्योंकि ये थोड़ा ट्रेड सीक्रेट है, इसको रहने दो। बहुत पैसा खर्चा उस पर, बहुत पैसा लगाया भाई, मतलब उस रिसर्च पे बहुत पैसा लगाया हमने, तो इसलिए, बट उसका यूज भाई बहुत बढ़िया हो सकता है। कुछ 1-2 एग्जांपल मेरी एग्जांपल में चलो एक दे देता हूँ, वो तो नहीं दूंगा एग्जैक्टली जो 100 करोड़ वाला प्लान है जिसको दिया, क्योंकि मैंने उसको बहुत पैसे चार्ज करे भाई। वो कहेगा भाई तूने मेरे को इतने पैसे चार्ज कर दिया, तूने लोगों को फ्री भी दे दिया। भाई उसके ना जोनिंग चेंज करा सकते हो अब इससे, लैंड यूज जिसे बोलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड लेके उसको जोनिंग चेंज करा सकते हो। हाँ वो कराते ही है लोग, वैल्यू तभी अनलॉक होती है। एब्सोल्युटली। एक और हमारे सज्जन है, दो उदाहरण बताऊंगा। एक ने बैंगलोर, दोनों एग्जाम्पल बैंगलोर के जी। उससे आज से 15 साल 20 साल पहले उसने सोचा कि मुझे बायोडीजल करना है, तो कोई ज़मीन ऐसी चाहिए जो बंजर सी हो। तो बेंगलोर से दूर उसे 100 एकड़ खरीदी। अब वो धीरे धीरे शहर बसता चला जाता है। मुझे याद है, मैं एक एक्टर हैं जितेंद्र, उनके ऑफिस में बैठा था, तो उनके पास बहुत ज़मीनें हैं। तो कहते सुरेश जी, जहाँ पिकनिक बनाने जाते थे आज वहाँ मॉल बन रही हैं, कि शहर के दूर जा रहे हैं जंगल में पिकनिक बनाने, आज वहाँ मॉल बन रही, शहर बस रहे हैं, और ज़मीनें कई 100 हज़ारों करोड़ की हो गई। एक और बात बता दूँ इनको, चलो आपके लिए, आप क्योंकि अब बहुत करते हो, जो मेन शहर है, फॉर एग्जांपल बैंगलोर है,
अब बैंगलोर के पास ये देखो कि 30 से 45 मिनट तक कौन सी जगह है जो आगे ग्रो हो सकती है, वहां पे पैसा लगाना है आपको। अब लुधियाना अगर है फॉर एग्जांपल, उससे 30 मिनट आसपास आपको कोई और शहर नजर आ रहा है, इससे तगड़ा हिंट भाई मैं इनको नहीं दे सकता। मतलब मैंने बहुत सारा कुछ ऐसा बता दिया इनको कि अगर ये यूज करके अप्लाई कर देंगे, इनकी जिंदगी गारंटी बदल जाएगी और ये रियल एस्टेट में पैसा जरूर कमाएंगे। मैं बहुत ये बस ये रिवाइंड करके इनको 2-4 बार देखना पड़ेगा, इससे तगड़ा हिंट मैं आपको नहीं दे सकता। दो तरह की जसप्रीत भाई प्रॉपर्टी होती है जी, एक जो अभी ली रेंटल यील्ड 6% देना शुरू कर दी, या 2-3 साल 4 साल में जब बस गई, जब बिल्डर बना रहा 3 साल में बस गई, रेजिडेंशियल भी आ गया। मैंने देखा है कमर्शियल प्रॉपर्टी में जंप आता है जब पोजीशन होता है, पोजीशन के बाद 1-2 बड़े ब्रांड, हल्दीराम आ गया, मैकडोनल्ड आ गया, वो मार्केट भागने लग जाती है एकदम से। 2-3 जंप आते हैं इससे। एक तो वो है जहाँ पे आप 5 साल के अंदर रिटर्न देख सकते हैं। जी, लैंड की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कई बार 10-10, 20-20 साल रोकना पड़ जाता है, 25 साल। व्हाट डू यू प्रेफर? उसके लिए भी आप रिसर्च कर सकते हो भाई, उसको शॉर्ट कर सकते हो पीरियड में। अच्छा, वो भी है। 100% है वो। अब हमें पता है कि पर्थ के एयरपोर्ट के पास क्या क्या होना है। अब अगेन उसके लिए भाई टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हो टाइम। दिस इज एग्जैक्टली हमारा काम यही है। मैं बेंगलोर काफ़ी जाता हूँ हर महीने, तो मैंने देखा अब वो वाली थ्योरी जो एयरपोर्ट के पास बसता है, बेंगलोर में उल्टा हुआ। एयरपोर्ट शहर के दूर बना दूर है, हाँ जी, और आईटी दूसरी तरफ बस गया सारा। मेरा कॉर्पोरेट भाई उधर चले गए। नॉर्मली एयरपोर्ट के पास कॉर्पोरेट आ जाते हैं, वो पहले ही उधर चले गए जहाँ आईटी हब बन रहे थे। जी, तो मैंने देखा बेंगलोर एयरपोर्ट के पास में ज़मीनें, प्लॉट वगैरह सब 2-2.5 करोड़ में आज ही प्लॉट मिल रहा है घर का। मतलब उस पर अगर फ्लोर बनाने हो, विला बनाने हो, या कुछ भी रहने के लिए बनाना हो, हालांकि शहर से दूर है 1 घंटा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ तक डेवलपमेंट जाएगी बहुत। 100%। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो है ना भाई, हाँ। अब इस पे ना अब गुड़गांव में 4 करोड़ में वो घर नहीं मिलता जो वहाँ मिलता है, गुड़गांव में वो 10 करोड़ का है। इसलिए ना भाई हमारे ना कुछ क्वेश्चंस, हमारी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होती है। जब मान लो आप हमारे क्लाइंट हो या पहली कॉल है हमारी, हमारे ना लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग होती है कि भाई आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपको कितने साल में क्या रिटर्न चाहिए, आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए हो। ये सब क्वेश्चनिंग होने के बाद स्ट्रैटेजी क्रिएट होती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हर बंदे को वही दे दिया कि भाई तू यही ले ले, तू यही ले ले, ऐसा नहीं। उसको डिपेंड करता है। अब कई लोग हैं उनको रिटेन करनी है अपनी वेल्थ, तो फिर हम उनको सिडनी में भी लेके देते हैं कि तुम कमर्शियल प्रॉपर्टी सिडनी में ले लो। सिडनी का जो रिटर्न है दूसरी जगहों से वो कम है, क्योंकि सिडनी है वो फुल्ली डेवलप्ड है। फुली डेवलप्ड है। अब पर वो डिपेंड, जिसके पास भाई $10 मिलियन कह रहा है यार मेरे को ना 5% ले दे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को 10 मिलियन बचा के दे दे, इसको मेरे को पता है अगर मैं मतलब रखूंगा ऐसी जगह पे जहाँ पे बड़ी सिटी बढ़िया है, वो पैसा अपने आप ग्रो करेगा। उसको समझ आती है ये। वो कह रहा है मेरे को रिटर्न, जिसके पास $10 मिलियन पड़ा वो कह रहा है मेरे को पैसा थोड़ा रिटर्न करना, अरे मेरे को यील्ड नहीं चाहिए भाई, मेरे को पैसा रिटेन करके दे, मेरा पैसा ग्रो करे। अब उसको मैं फिर सिडनी लेके दूंगा ना भाई, या फिर उसको ब्रिस्बेन में लेके दूंगा बिल्कुल सिटी के पास, मेलबर्न में नहीं लेके दूंगा क्योंकि दिमाग खराब हो गया सरकार का। सो डिपेंड करता है कि आप क्या, आपका गोल क्या, आपका आउटकम क्या अचीव करें, उसके बाद स्ट्रैटेजी क्रिएट होती है। स्ट्रैटेजी इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड, हम भाई फोरकास्ट पर आगे भेजते हैं जी कि भाई 15 साल में क्या, अगर आप, हम 3 ऑप्शन यूजुअली 2-3 ऑप्शन देते हैं हर क्लाइंट को डिपेंडिंग ऑन उनका क्या एपेटाइट है। उसके बाद उनको फोरकास्ट बना के दे, भाई 10 साल में इधर देखोगे, 15 साल में ये देखोगे, बेस्ड ऑन द लास्ट 40 ईयर्स क्या हुआ है। तो आपकी अगर मैं बात करूं, आप जो करते हो वो एडवाइजरी करते हो? एडवाइजरी भी करते हैं और प्रॉपर्टी ढूंढ के भी देते हैं भाई। अच्छा। फॉर एग्जांपल क्लाइंट कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो हमें बता दो, हम उनको फिर अपनी रिसर्च दे देते हैं कि भाई हमारी रिसर्च के बेस पे तो अभी ये पॉडकास्ट कोई मान लो अमेरिका से देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, या बाहर किसी यूरोप से देख रहा है, और उसको इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो आपसे वो टच करे एब्सोल्युटली, और आप उसको एडवाइस करोगे कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ लगा सकते करेक्ट। हैं। एडवाइस उसके लिए आप एक फीस चार्ज करते हो? उसके लिए फीस चार्ज करते हैं भाई, एब्सोल्युटली। ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डाल रहा हूँ, जिन लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और ऐसी ज़रूरत पड़े तो इनका नंबर, वेबसाइट वगैरह सारा कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। गेट इन टच विद देम। एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं होती। आप 2 लोग और से भी चेक करो, जहाँ आपका मन बैठे, जहाँ विश्वास बैठे, लेकिन एडवाइज़र होना चाहिए। मतलब आप अपनी ज़िंदगी को ना इतना बढ़िया बना सकते हो। मैं ग्रैम का नाम लेता, जो मेरा मेंटोर, अब तो चलो दोस्त बन गया। अब भाई मैं बहुत बड़ी बड़ी डील्स करता हूँ, जैसे आपको बताइए कि सॉवरेन फंड के साथ काम करता हूँ, तो
अब मैं ग्राम को फोन करता क्या करता हूँ, अच्छा ग्राम यार मैं ये डील देख रहा हूँ, मैंने ये चेक कर लिया, वो डू यू थिंक यार इसमें कुछ और चेक करना, हाँ जसमीत ये चेक कर लियो, ये चेक कर लियो, ये चेक कर लियो। अब वो तजुर्बा है, कैसे लाएगा? अब मेरे पास नहीं है, उसके पास है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आप करना चाह रहे हो आप अगर आपने अचीव नहीं करा तो दैट मीन्स आपको किसी की जरूरत है। आपने खुद कितनी इन्वेस्टमेंट्स ओवरऑल, अगर आप मोटा मोटा ना डिस्क्लोज करना चाहो, आई रिस्पेक्ट दैट, बट अंदाजन कितनी एक प्रॉपर्टियां कितने एक देशों में खुद की करी है? अच्छा खुद की, हाँ खुद की भी भाई बहुत तो कराई तो बहुत होगी, हाँ मैंने जी, पढ़ा तो आपने कोई 150-200 मिलियन की लोगों को कराई हाँ है जी, कराई हुई है। तो मतलब मेरी खुद की भाई ठीक ठाक है, मतलब चलो मेरे पास ये बता दो कि 7 से ज्यादा घर है मल्टीपल देशों में। अच्छा, 7 ज्यादा ही है मतलब, पर मैं एक नंबर रखा हुआ है भाई ताकि। अच्छा हाँ, एक जरूरी सवाल जो एक्सपर्ट जी। से पूछना चाहिए मुझे, महंगा है या सस्ता है प्रॉपर्टी को कैसे पहचाना जाए कि राइट प्राइस क्या है? क्योंकि लेने जाओ तो ब्रोकर बात करता है जी ये तो अफीम है, ये तो बुलबुल का बच्चा है, ये दिल्ली में ऐसे ब्रोकर बात करते हैं जी कि जी रात तो रात आवाज़ करोगे 10 ग्राहक मिल जाएंगे और जब बेचने जाओ तो ये तो उल्टी फेसिंग है जी, ये बिकेगा नहीं, ये तो टेढ़ा है, ये गौमुखा है, ये शेरमुखा है, ये साउथ वेस्ट फेसिंग है। तो सही मायने में वो रिसर्च तो एक होगी, लेकिन महंगा सस्ता मान लो एडवाइज़र पे नहीं आता, फिर भी कोई देख रहा है जी मैं खुद ही करूँगा, तो उसको भी कुछ सिखा देते हैं कि सही प्राइस कैसे मालूम करें। कंपेरेबल सेल्स बोलते हैं भाई उसको। अच्छा, जो आपका घर है जो आप बेचते हैं, बाय द वे ये जो एजेंट है वो पूरी दुनिया में ऐसे है, चाहे वो न्यूजीलैंड जाए वो सारी जगह वो ऐसे ही है। गाली बड़ी देंगे पॉडकास्ट देखे एजेंटों का बोल रहे हैं सारे नहीं खराब पर हाँ नहीं, हमेशा 10-20% तो हर जगह अच्छे लोग, 20% लोग आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे, पर सब जगह यही है, चाहे वो न्यूजीलैंड, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे वो कनाडा, सब ऐसे ही। अच्छा तो कोई दुबई में कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे बढ़िया भाई इसका एक ही तरीका कंपेरेबल सेल्स। कंपेरेबल सेल्स है कि भाई आपका जो घर है वो आसपास आपके घर कोई ना कोई तो बिका होगा, और वैसे 3-4 एग्जांपल आपको उठाना है। तो भाई हमारी रिपोर्ट जब निकलती है, फॉर एग्जांपल हमने आपके लिए कोई प्रॉपर्टी ढूंढी है तो उसके पास हम कंपेरेबल सेल्स देते हैं, कम से कम 5 से 10 घर ऐसे ही कि आपके सिमिलर घर वो कितने के बिके हैं पिछले 5 महीने में या 4 महीने में या 2 महीने में, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा भाई ये क्या राइट प्राइस है। दैट इज द बेस्ट वे टू फिगर आउट। बट एक और रेंटल यील्ड से लोग कंपेयर करते हैं कि मान rental लीजिए yields में 0.5% रेंटल यील्ड आ रही तो बहुत महंगा है घर, वो फार्मूला क्या है? ये सिर्फ कमर्शियल में ज्यादा अप्लाई होते हैं भाई। कमर्शियल का डायरेक्ट कोरिलेशन जो होता है ना वो यील्ड से होता है, राइट। रेजिडेंशियल में नहीं होता है अप टू अ लिमिट, पर उतना नहीं होता। कमर्शियल में ये ज्यादा तो मैटर। रेजिडेंशियल में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, रेंटल यील्ड भी इतनी नहीं है? भाई मैं तो अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले ही बोला भाई, जब अगर तो वेल्थी बनना तो आपको कमर्शियल में जाना ही पड़ेगा। राइट, आपने पहले अगर पर प्लीज अंडरस्टैंड दिस के इनको स्टार्ट रेजिडेंशियल से ही करना पड़ेगा। ज्यादातर जो लोग हैं 99% लोग जो वो रेजिडेंशियल से ही स्टार्ट करते हैं। लेवरेज हो जाता है ना, लोन वोन मिल जाता है, कमर्शियल में लोन मिलते नहीं है, इजी हो जाता है और उसको बहुत कुछ कर सकते हो, बट कमर्शियल में आपको जाना ही पड़ेगा।